रूह बासिल, दास्तान रूह बासिल, एपिसोड 3। रूही की हील्स और ज्वेलरी गाड़ी में ही रह जाती है। बासिल पैर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता है और अंदर की तरफ बढ़ने लगता है। हॉल में हल्की हल्की सी रोशनी थी, सारी लाइट्स बंद थीं, बस एक दो ही ऑन थीं जिनकी रोशनी में वो अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा रहा था। बासिल रूही को अपने कमरे में ले जाता है और ले जाके उसे बेड पर लिटा देता है। रूही को लिटाते ही बासिल खुद अपनी कमर पे हाथ रखकर गहरा सांस लेने लग जाता है। कहीं मैं सच में बुढ़ा तो नहीं हो गया हूँ अभी से, बासिल कहते हुए खुद को एक नज़र ड्रेसिंग टेबल के शीशे में देखता है। कोई नहीं हुआ बुढ़ा, मैं चुड़ैल ऐसे ही बकवास करती रहती है, बासिल सोती हुई रूही के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है। बासिल रूही की तरफ हाथ बढ़ाकर उसके सर से दुपट्टा उतारने लगता है, पर फिर रुक जाता है। बेड पर पैरों में ब्लैक कलर की बेडशीट का कंफर्टर रूही के पैरों से निकाल कर उसके मुंह तक उड़ा देता है और एक गहरा सांस लेते हुए खुद अलमारी में से अपना ट्राउज़र शर्ट निकाल के वॉशरूम में घुस जाता है। कुछ देर बाद वॉशरूम से शॉवर लेकर फ्रेश होके जैसे आता है तो रूही को देख के कहकहा लगा के हंस पड़ता है। सुलाया उसे ऊपर था, पर वह बेड से नीचे कंफर्टर में लिपटी हुई ज़मीन पे गिरी पड़ी थी। बासिल का कहकहा आज पहली बार इस हवेली में बुलंद आवाज़ में लगा था। रूही पागल, जिंदा भी हो या निकल गई? बासिल हंसते हुए रूही के पास ज़मीन पे आता है और उसके मुंह से कंफर्टर उतार कर उसके चेहरे को देखता है जो अभी भी सोई हुई थी। बासिल हंसते हुए उसे ज़मीन से उठा के बेड पर दोबारा लिटाता है, पर इस बार बेड पर बीच में करके और आसपास तकिया और गद्दी रख देता है और एक तकिया उठा के खुद भी जाके सोफे पे लेट जाता है। रूही के पेपर्स मुकम्मल हो चुके। आज घर में उसकी खीर की रस्म की घर में तैयारी हो रही थी, पर जिसकी रस्म थी वो ही अभी तक कमरे में सोई पड़ी थी। बासिल को काम की वजह से आज सुबह जल्दी घर से जाना पड़ गया था। बाकी सबको घर में हवेली में उस तरफ ही मौजूद थे। रूही सुल्ताना बेगम उसे उठाने के लिए कमरे में आती हैं, जो पेपर्स खत्म होने की खुशी में देर तक सो रही थी, पर सुल्ताना बेगम उसे एक बार फिर से नींद से उठाने के लिए आ चुकी थी। रूही उठ जा, आज तेरी खीर की रस्म है, सुल्ताना बेगम खिड़की से पर्दे हटाते हुए कहती हैं। पर्दे जैसे ही खिड़की से हटते हैं उनकी रोशनी सीधा रूही के मुंह पे आ लगती है। अम्मी मत तंग करें, मैं उठ जाऊंगी, रूही मुंह तक कंफर्टर ओढ़ते हुए कहती है। रूही उठ जा जल्दी से, सुल्ताना बेगम रूही के सराहने खड़ी होकर कहती हैं। अम्मी मैं उठ गई हूँ, आप जाएं, मैं आ रही हूँ। रूही बंद आंखों से मुंह तक कंफर्टर ओढ़े कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ जब तक तू उठ नहीं जाती, उठ जा अब शराफत से, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ, सुल्ताना बेगम रूही के टेबल पर बिखरी हुई किताबें समेटते हुए कहती हैं। रूही उनकी बात पर गुस्से में उठ बैठती है। रूही लाइट फिरोजी कलर का सिंपल सा नाइट सूट पहने हुए, चेहरे पे बिखरे बालों से गुस्से में गहरी गहरी सांसें लेते हुए बेड से उठती है और अपनी माँ की तरफ बढ़ती है। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, इसलिए मुझे उठाने की और मेरा फैलाया हुआ सामान समेटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको छोड़ दें इन्हें आप, रूही उनके हाथों से अपनी किताबें लेते हुए कहती है। रूही सुल्ताना बेगम अपने खाली हाथों की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्यों, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है आपको मुझ पर? रूही अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, रूही बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरे लिए कुछ गलत नहीं सोचूंगी मेरी जान, सुल्ताना बेगम के चेहरे को उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए प्यार से कहती हैं। पर रूही जल्द ही अपना चेहरा उनके हाथों से छुड़ाकर उनसे दूर होकर खड़ी हो जाती है। पर अम्मी आपने वो कर दिया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, और मैंने भी आपने बेटी के बदले दुनियावी इज्जत को तरजीह दी है, तो आप ही की बेटी ने आपका मान रखकर वो कर दिया जो आपने कहा था। अब मैं इससे ज़्यादा आपके लिए और कुछ नहीं कर सकती, चली जाएं आप यहाँ से अभी। रूही अपना बैग सोफे से उठा के उसमें अपनी किताबें उठा के डालते हुए कहती है। रूही मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरी बेटी, ऐसे नहीं कहते। रूही को बाजू से पकड़ के उसका रुख अपनी तरफ करते हुए वो कहती हैं, अगर मैं ज़रूरी होती आपके लिए तो वो कभी ना करती जो आपने किया है अम्मी। अब हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि आज के बाद आप मुझसे कोई बात ना करें। आपका मेरा रिश्ता मेरी शादी वाले दिन ही ख़त्म हो गया था, मेरी हर खुशी हर गमी में आप कभी शामिल नहीं होंगी, और बेहतर होगा अब ऐसा ही हो। मैं बदतमीज़ तो पहले ही आपकी नज़र में बहुत हूँ, मुझे सच में आप अब बदतमीज़ी करने पे मजबूर मत करें, क्योंकि डरती नहीं हूँ मैं किसी से भी, इसलिए आप चली जाएं यहाँ से, मुझे बदतमीज़ी करने पे मजबूर ना करें प्लीज़, रूही तल्ख लहजे में सख्त अल्फाज से कहती है और बाहर की जानिब इशारा करती है। सुल्ताना बेगम की आंखें अब नम होने लग गई थी। रूही के तल्ख लहजे की वजह से, क्या मेरी माफ़ी मांगने से सब ठीक नहीं हो सकता है? तुमने बासिल को अपना शौहर कबूल कर तो लिया है, खुश हो तुम दोनों?
सुल्ताना बेगम कह रही थी कि रूही बीच में बोल पड़ती है, खुश है? वाकई में आपको लगता है कि मैं अचानक से मेरे शौहर के बदल देने पर जिससे भी मेरी शादी की जाएगी उसके साथ खुश रहूंगी? रूही अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग टेबल पे दे मारती है। अम्मी, जिंदगी ड्रामों या कहानियों जैसी नहीं होती और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। हवेली में पैदा ज़रूर हुई हूँ, लेकिन रूही कहते कहते रुक जाती है। उन्होंने मुझे अपनी बीवी कबूल कर लिया है, पर मैं उन्हें कबूल नहीं किया है और ना ही मैं करूँगी। रूही गुस्से में अपनी माँ की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है, वजह आप, सिर्फ और सिर्फ आप, क्योंकि ये रिश्ता आपने जुड़वाया है ज़बरदस्ती से। पल में मेरा दूल्हा बदल गया, पल में ना करने वाली शादी को हकीकत में बदल दिया, पल में आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब आप लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं अनचाहे रिश्ते को कबूल करके सुकून से प्यार से उसे निभाती रहूं? मैं नहीं करने वाली, ये हरगिज़ नहीं करने वाली। इस रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको भी एहसास होना चाहिए कि अक्सर आप लोगों के किए फैसले का आपकी औलादों पे क्या असर पड़ता है। वैसे आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपकी मुझसे जान छूट गई है। आप क्यों ये रो रही हैं, तड़प रही हैं? अम्मी चली जाएं यहाँ से, रूही तल्ख लहजे में कहती है और कह के अपना रुख मोड़ लेती है। सुल्ताना बेगम रूही की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन दरवाजे पे खड़ा हुआ बासिल उन्हें रोक देता है और अंदर आते हुए उन्हें बाहर जाने का इशारा करता है। रूही पलट कर उन्हें जाता हुआ देखती है तो उसकी नज़र बासिल पे पड़ जाती है, जो उसे ही देख रहा था। रूही बासिल को गुस्से में देखते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है, पर बासिल उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और बिल्कुल अपने सामने ला खड़ा करता है। मैंने तुम्हें कहा था ना रूही कि मैं तुम्हें जितना वक्त चाहिए उतना वक्त दूंगा इस रिश्ते को कबूल करने के लिए, फिर क्यों उनके साथ बदतमीजी कर रही हो तुम? बासिल रूही का हाथ पकड़कर उस पर अपनी गिरफ्त बढ़ाते हुए कहता है, आपसे मतलब मेरी माँ है, मैं जो मर्जी करूँ और जो मर्जी कहूँ, आप मेरा हाथ छोड़ें। रूही अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है, चाची से माफ़ी मांगो। बासिल हाथ नहीं छोड़ता है, पर झटके से रूही को अपनी तरफ खींचते हुए रूही की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी किसी से भी अंकल, जो उन्होंने किया है थोड़ी सज़ा तो उन्हें भी मिलनी चाहिए। रूही बासिल की आंखों में देखते हुए कहती है, ऐसी बात है तो तुम मुझे मजबूर कर रही हो तुमसे ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाने के लिए। बासिल उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है, जो सोचना है सोच लें, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। रूही बासिल की आंखों में देखते हुए गुस्से में एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए कहती है, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम माफ़ी मांगोगी और बहुत जल्द मांगोगी, क्योंकि तुम्हें बड़ों से बदतमीज़ी करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता मैं। बासिल रूही की तरफ कदम बढ़ाकर रूही की आंखों में देखते हुए कहता है। दोनों एक दूसरे को गुस्से में लेके जा रहे थे, बिना पलक झपकाए मुसलसल एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसी बात है तो इतना मैं भी आपको एक बात अपने बारे में बता दूं, जिनसे एक बार नफ़रत हो जाती है मुझे, उनसे दोबारा मोहब्बत करना मुश्किल होता है मेरे लिए। अगर माफ़ी मांग भी लूँ या कर दूँ, पर दिल में उसकी पहले जैसी इज्जत नहीं रहती। सोच आपने झूठे रिश्ते निभवाने हैं मुझसे, या उन्हें ऐसा ही छोड़ ही दिया जाए। रूही भी बासिल की तरह एक कदम बढ़ाते हुए बासिल की तरफ देखते हुए कहती है और कहकर बासिल को क्रॉस करते हुए अलमारी में से अपने लिए कपड़े निकालकर वॉशरूम में शावर लेने चली जाती है। माफ़ी मांगोगी रूही, मैं मंगवाऊंगा माफ़ी, और पहले जैसी ही रिश्ते में मोहब्बत भी बरकरार रहेगी। बासिल वॉशरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है और कह के सोफे पे बैठ जाता है, अपना लैपटॉप उठाए उस पर काम करने लग जाता है। रूही शावर लेके आ जाती है। वॉशरूम से निकलते ही उसकी नज़र सामने बैठे बासिल पे पड़ती है, जो काले रंग की शलवार कमीज़ पहने हुए बाजुओं को कोहनियों तक फोल्ड किए पुश्त की साइड से अपने पुश्त टिकाए, एक टांग सोफे पे फोल्ड किए, एक हाथ लैपटॉप पे तो दूसरा हाथ लैपटॉप पे रखे हुए उसी पे नज़रें जमाए हुए बैठा था। रूही बासिल को ब्लैक कलर के सूट में मलबूस देखकर 2 पल के लिए वहीं रुक जाती है, पर जैसे ही बासिल रूही की तरफ देखता है, रूही नज़रें झुकाए ड्रेसिंग टेबल के सामने जा बैठती है। कॉफ़ी कलर की पैरों तक की शिफॉन की लॉन्ग फ्रॉक, बैक साइड पर लॉन्ग सेम कलर के लटकन लगाए हुए, बालों में टॉवल बांधे जिनमें से चंद लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थीं। उन लटों से पानी निकलकर उसके चेहरे पर गिर रहा था। बासिल शीशे से रूही को देख रहा था। रूही खुद पर उसकी नज़र महसूस कर रही थी। रूही नज़रें झुकाए अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। वो गहरा सांस लेके जैसे ही नज़र ऊपर करके बासिल की तरफ देखती है, वो मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस लेके अपनी शर्ट के बटन खोलते अपनी आंखों को वापस नीचे झुका लेता है। रूही गंदा सा मुंह बना के बासिल को देखती है और देख के वापस अपने बालों में से टॉवल निकाल के
बालों से पानी निकालती है। उन्हें ड्राई करने से पहले वो अपने गले में दिल की शेप का एक छोटा सा सिंपल सा नेकलेस पहनती है और नाक में कोके की जगह नथ पहनने लगती है। फिर अपने बालों को ड्रायर से खुश्क करके हल्का हल्का सा सॉफ्ट सा मेकअप किए हुए मुकम्मल तौर पर जैसे ही तैयार खड़ी होती है, बासिल भी अपना काम ख़त्म किए उठकर कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। पर रूही के अचानक से उठने पर दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है। बासिल का एक हाथ रूही की कमर पे होता है और दूसरा उसके सर के पीछे रखा हुआ होता है। उसे गिरने से बचाने के लिए रूही सीधा बासिल के सीने से जा टकराती है और अपने माथे पे हाथ रखे उसे मसलते हुए अंकल, रूही सर उठा के बासिल की तरफ देखती है और रोती सी शक्ल बना के कहती है। बासिल उसके चेहरे की तरफ और उसके नाक में पहने हुए कोके को देखकर, कोके की जगह नथ को देखकर गर्दन मोड़कर एक लंबा सांस खारिज करता है और रूही को खुद से दूर करता है। देखकर नहीं चल सकती हो तुम, बासिल गुस्से में कहता है, पर उसका गुस्सा फौरन ही हवा हो जाता है रूही के खूबसूरत से चेहरे को देखते हुए। आप अचानक से आए हैं, मैं नहीं अंकल, टक्कर आपने मुझे मारी है और गुस्सा भी मुझ पे ही कर रहे हैं आप, रूही मायूसी से देखते हुए कहती है। अच्छा ठीक हो, लगी तो नहीं। बासिल रूही की कमर पे हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके माथे से उसका हाथ हटा के खुद देखने लग जाता है। कुछ भी तो नहीं है, नौटंकी कहीं की, बासिल रूही को वापस पीछे करते हुए कहता है। नौटंकी होंगे आप बुड्ढे शौहर, रूही गुस्से में कहती है। एक बात बताऊं, शादी में जा रही हो जो इतना तैयार हुई हो, तुम्हारी शक्ल देखी हुई है, इस पर मेकअप करके इसे ज़ाया क्यों करती हो ना फिर आप दोनों भाई ही, दोनों के दोनों अंधे। कब किया है मैंने मेकअप? सिर्फ नथ पहनी है और हल्की सी लिपस्टिक लगाई है बस। और वैसे भी अगर मेकअप करके मैं इसे ज़ाया नहीं करूँगी तो क्या मेरी जगह आप मेकअप करेंगे? रूही कहते कहते बेड के पास आती है और बेड से अपना दुपट्टा उठा के दरवाजे की तरफ छोटे छोटे कदम उठाते हुए बढ़ने लगती है। वैसे अंकल आप कर लें मेकअप, शायद आपकी शक्ल भी कुछ देखने लायक हो जाए, रूही कहकर कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर जाने ही वाली थी। उसके निकलने से पहले ही बासिल दरवाजे तक पहुंच जाता है और एक हाथ दरवाजे पर रखकर उसे बंद करता है और दूसरा हाथ रूही की कमर पर रखे उसे गोल घुमाते हुए उसका रुख अपनी तरफ मोड़ता है और रूही को दरवाजे से पिन कर देता है। रूही की नज़र बासिल के चेहरे पर टिकी होती है और दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। वो बिना सांस लिए खामोशी से बासिल को यकटुक देखे जा रही थी, कुछ कह रही थी। बासिल एक हाथ रूही की कमर पर रखे हुए और दूसरा हाथ दरवाजे पर रखे रूही के करीब खड़े हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछता है, बोलो। बासिल उसकी बड़ी बड़ी ग्रीन आंखों में देखते कहता है, रूह सांस ले लो, अभी रोकने का सही वक्त नहीं आया है, जब आएगा तो मैं खुद ही इन्हें रोक लूँगा। सांस। मुस्कुराते हुए रूही के होंठों की तरफ देखते हुए कहता है, अंकल दूर हो जाए मुझसे। रूही बासिल के सीने पे हाथ रख के उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। कहाँ हाथ रख रही हो? बासिल के सीने पर रूही का हाथ होता है। वो उसे देखते हुए कहता है। रूही उसके कहने पे झट से अपना हाथ नीचे कर लेती है। अब आप भी मेरी कमर से हाथ हटाएं। रूही खुद उसे हटाने की कोशिश करते हुए कहती है। बासिल उसे हटाने की बजाय रूही को अपनी तरफ खींच लेता है और कान के पास सरगोशीनुमा अंदाज में कहता है, अभी मेरा मूड नहीं है, जब दिल करेगा तब तुम्हें खुद से दूर कर लूँगा। आपके दिल की और मूड की ऐसी की तैसी। छोड़ें मुझे, नीचे सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, छोड़ें। रूही बार बार उसके सीने पे हाथ रख के उसे खुद से दूर करती है। करने दो इंतज़ार, सबको पता है नया नया कपल है, रोमांस करने में लगे हुए होंगे। बासिल रूही के चेहरे पे गुस्सा देखते उसे बढ़ाते हुए कहता है, रुकें रुकें, एक सेकंड, कौन से रोमांस की बात कर रहे हैं आप? रूही बासिल की तरफ हैरानगी से देखते हुए बोली, वही रोमांस मेरी जान जो हर शादी के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ करते हैं। अगर ऐसे समझ नहीं आ रही है तो क्या मैं तुम्हें रोमांस करके दिखाऊं? किस किस टाइप का होता है शादी के बाद? बासिल रूही को गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। नहीं रहने दे, मुझे पता है शादी के बाद रोमांस किस किस टाइप का होता है। रूही कहते हुए बासिल की तरफ कदम उठाती है। तो तुम्हें पता है? बासिल पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए रूही को तजस्सुस से देखते कहता है। हाँ। रूही रुकती नहीं है, वो बासिल की तरफ मुसलसल छोटे छोटे कदम उठाती जाती है और बासिल पीछे की तरफ। तुम्हें कैसे पता है? बासिल रूही की तरफ देखते पीछे की तरफ कदम बढ़ाता जाता है। उसे पता ही नहीं चलता, वो अलमारी से खुद पिन हो जाता है। क्यों? मुझे क्यों नहीं पता होगा? पाकिस्तान में अंग्रेज़ों की फिल्में चलती हैं और इंडिया वालों की भी। रूही अपनी हंसी जब्त करते हुए कहती है, रूही तुम कितनी बेशरम लड़की हो,
मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हें मासूम समझ रहा था और तुम क्या निकली। बासिल अफसुर्दगी से देखते हुए कहता है, ओह, मासूम तो आप हैं जो मुझे मासूम समझ बैठे हैं। मुझे इस पूरे गांव में कोई भी मासूम नहीं समझता, मुझे सब पता है। रूही बासिल के चेहरे के पास अलमारी पे अपना हाथ रखते हुए बासिल के चेहरे पे आते जाते रंग देखते कहती है। रूही बासिल के गालों को खींचते हुए अपनी हंसी को दबाते कहती है और कह के कमरे से बाहर निकल जाती है। पीछे अलमारी से लगा हुआ बासिल रूही के जाते ही अपने दिल पे हाथ रख के गहरा सांस लेता है। चुड़ैल कहीं की, बदतमीज ठरकी लड़की, अल्लाह अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना इस चुड़ैल से, आमीन सुम्मा आमीन। बासिल जल्दी से खुद से कहता है और अपने कपड़े ठीक किए वो भी कमरे में से बाहर निकल जाता है। रूही नीचे हॉल में मौजूद सब लोगों को सलाम करती है, फिर किचन में चली जाती है। हिरा बेगम के पास सुल्ताना बेगम रूही को देख के अफसुर्दगी से अपना सर झुका लेती हैं। सब लोग उनके दरमियान की नाराज़गी को महसूस करते हैं। रूही के किचन में जाते ही बासिल भी सीढ़ियों से नीचे उतर आता है और सबके साथ हॉल में बैठ जाता है। सुल्ताना बेगम के चेहरे पर सजी अफसुर्दगी मायूसी वो देखकर 2 पल के लिए किचन में खड़ी रूही को देखता है, जो खीर की रस्म बनाना शुरू कर रही थी। हिरा बेगम उसकी मदद कर रही थी। रूही को खीर बनने में वो दोनों हंसते हुए किचन में काम कर रही थी और सुल्ताना बेगम सोफे पे बैठी उन दोनों को देख रही थी। बासिल की नज़र सुल्ताना बेगम के झुके चेहरे से हट ही नहीं रही थी, वो भी उनके पास जाना चाहती थी। रूही हिरा बेगम के साथ किचन में खीर बना रही थी। पहली सास थी जो खीर बना रही थी और उनकी बहू उन्हीं के पास बैठे हुए मज़े से ड्राई फ्रूट खा रही थी। खीर तैयार हो चुकी थी। रूही उन्हें कटोरियों में डाल के बाहर ले जा रही थी। हिरा बेगम सब लोगों के पास जाके सोफे पे बैठ जाती हैं और रूही के खीर लाने का इंतज़ार कर रही होती हैं। रूही खीर की ट्रे उठाए किचन से बाहर निकलती है। वो सबके पास पहुंचती इससे पहले कोई उनके पास आ खड़ी हुई थी। सफ़ेद कलर के ट्राउज़र शर्ट पहने और लॉन्ग सफ़ेद कलर का कोट घुट्टों से नीचे तक पहने हुए एक 28 साल लड़की दरवाजे से अंदर अपना सूटकेस खींचती हुई आ रही थी। सब लोगों की नज़रें इस वक्त उस पर टिकी हुई थी। बासिल उसे देख के खड़ा हो जाता है और साथ साथ बाकी सब लोग भी। रूही भी किचन से चंद कदम की दूरी पे खड़ी हुई थी। बदर उस लड़की को देख के जल्दी से रूही के पास आ खड़ा होता है और उसके हाथ से खीर की ट्रे लेके पहले ही डाइनिंग टेबल पर रख देता है और खुद रूही के पीछे आ खड़ा होता है और रूही के साथ सामने के मंजर को देखने लग जाता है। हेलो मेरी जान। लड़की बासिल की तरफ कदम बढ़ाते हुए आती है और आकर सीधा उसके गले से लग जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बासिल हैरानगी से पूछता है। एक बीवी अपने शौहर के पास आके क्या करती है? लड़की बासिल के हाथों में अपना हाथ रखते हुए कहती है। बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, अभी के अभी जाओ यहाँ से। बासिल गुस्से में कहता है, अल्लाह अल्लाह, क्या मैंने सही सुना है? क्या मेरी सौतन आ गई है? रूही सामने देखते हुए धड़कते हुए दिल से बदर से पूछती है। हाँ, मुबारक हो तुझे, तेरी सौतन आ गई है। रुक ज़रा, मैं अभी आई। रूही कह के किचन की तरफ बढ़ने लगती है पर बदर उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। क्या करने जा रही है? बदर रूही का बाजू पकड़े तजस्सुस से पूछता है। वो मैंने अभी अंदर चूहे मार जहर देखा था, उसी खीर में मिला के खिला दूंगी इस सौतन को, शुरू में ही काम तमाम हो जाएगा। रुक जा, सब्र कर, इतनी जल्दी क्या है मारने की, पहले थोड़ा तमाशा तो देख ले। बदर रूही को रोकते हुए कहता है। कुत्ते, मेरी सौतन आ गई है और तुझे तमाशा देखने की पड़ी है? देख, पहले ही मुझे एक बुढ़ा शौहर, मतलब सच में बुढ़े नहीं हैं मानती हूँ, फिर भी एक बुढ़ा शौहर मिला है, अब ऊपर से वो सेकंड हैंड है। ये क्या बात हुई भाई? रूही बदर से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है। कोई बात नहीं यार, तेरे नसीब में ऐसा शौहर ही लिखा था तो क्या हो सकता है। बदर उसको मज़ीद डराते हुए कहता है। मैं वापस कहीं भी नहीं जा रही हूँ, एक बार तुमसे दूरी बर्दाश्त कर ली है, अब मज़ीद तुमसे दूर नहीं रह सकती। लड़की उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहती है। ये चुड़ैल ऐसी बातें क्यों कर रही है? रूही रोते हुए बदर से पूछती है। बेचारी काफ़ी दिनों से दूर थी इसलिए वो ऐसा कह रही है। तू मूवी इंजॉय करना, फ्लो ना तोड़ मेरा। बदर रूही का बाजू पकड़ के मज़े से सामने देखते हुए कहता है। मनहूस इंसान, वो मेरा घर तोड़ने की बातें कर रही है। अभी 1 हफ्ता ही तो हुआ है शादी को, मेरी सौतन भी आ गई है और तुझे मज़े की पड़ी हुई है। रूही बस अब सच में रोने वाली हो गई थी। प्लीज़ मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो, एक बार की गलती तो तुम मेरी माफ़ कर ही सकते हो। देखो, अब मैं वापस आ गई हूँ, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आखिरकार बीवी हूँ मैं तुम्हारी। वो लड़की बासिल का चेहरा अपने हाथों में पकड़े नम लहजे में प्यार से देखते हुए कहती है। उसकी बात पर बासिल और उसके आसपास के सब लोग खामोशी से उसे देखने लग जाते हैं। तू छोड़ मेरा हाथ, अगर आज ही मैंने इस चुड़ैल को गंजा करके इस घर से बाहर न भेजा तो मेरा नाम भी रूही नहीं। रूही बदर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर लड़की की तरफ बढ़ने ही लगती है कि एकदम सबका कहकहा हवा में बुलंद आवाज़ में लगता है
और रूही के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। रूही के पीछे खड़ा हुआ बदर भी कहा लगा के हंस पड़ता है। रूही सबको हैरान कुन नज़रों से देखने लगती है और मुड़ के वापस बदर के पास आ खड़ी होती है। ओए, सब हंस क्यों रहे हैं? रूही बदर से पूछती है। कैसी हो शीज़ा? हीरा बेगम लड़की का रुख बासिल की तरफ से हटा के अपनी तरफ मतवज्जा करते कहती हैं। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? शीज़ा हीरा बेगम के गले से लगते हुए कहती है। शीज़ा एक एक करके सबसे मिलने लग जाती है और आखिर में बासिल के सामने दोबारा आ खड़ी होती है। कैसे हो बासिल? शीज़ा पूछती है। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बता के आना चाहिए था ना, ऐसे धमाका कौन करता है? और अब ये वाला नाटक बहुत पुराना हो चुका है। बासिल हंसते हुए जवाब देता है। या तो मैं पागल हो चुकी हूँ या फिर ये मेरी सौतन है या नहीं। सौतन है तो बताओ, मैं इसका हशर नशर करके आऊँ। नहीं है तो शराफत से जाके उससे मिलूँ। है कौन ये? रूही बदर से पूछती है, पर उसकी नज़र शीज़ा और बासिल पे होती है। बदर रूही को कोई जवाब नहीं देता, बस उसका मुकम्मल रुख अपनी तरफ से हटाकर बासिल और शीज़ा की तरफ मतवज्जा करता है। कहाँ है तुम्हारी बीवी? ज़रा शर्म नहीं आई बासिल तुम्हें? मेरे साथ इतने साल अमेरिका में रहे हो, बंदा दोस्ती के नाते ही शादी पे बुला लेता है। शीज़ा और भाई दोनों दोस्त हैं, अमेरिका में 10 साल से एक साथ पढ़ाई की है। शीज़ा और भाई दोनों ही वकील हैं। शीज़ा अमेरिका में ही जॉब करती है और भाई अब पाकिस्तान आ गए हैं। शीज़ा पहली बार यहाँ आई है, इसलिए तू उसे नहीं जानती है। मैंने काफ़ी बार जब भाई से बात की है वीडियो कॉल पर, तब शीज़ा से भी हमारी बात सबकी होती रही थी। बदर एक एक बात रूही को तफसील से बताता है। मुझे नहीं पता ये सब, मुझे इतना बता, ये मेरी सौतन है या नहीं? रूही गुस्से में बदर को देखते हुए कहती है। मैं तुम्हारी सौतन नहीं। शीज़ा रूही की तरफ आते हुए कहती है। रूही भी उसे अपनी तरफ आता देख उसकी तरफ कदम बढ़ाती है। हाय, शीज़ा बासिल की दोस्त अमेरिका से। बासिल और मैंने एक साथ अमेरिका में पढ़ाई की है। बासिल और मैं एक साथ ही, हम दोनों ने लॉ ज्वाइन किया था। हम पिछले 10 सालों से अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। शीज़ा रूही की तरफ हाथ बढ़ा के उसे अपने और बासिल के रिश्ते के बारे में सब बताती है। रूही शीज़ा से हाथ मिलाने से पहले एक नज़र बासिल को देखती है और फिर शीज़ा से हाथ मिलाती है। मैं रूही, इस हवेली की इकलौती बेटी और बासिल की इकलौती बीवी। इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है मेरा? रूही 2 टोक लहजे में कहती है और कह के अपना हाथ शीज़ा के हाथ से छुड़वा लेती है। तुम्हें लगा कि मैं बासिल की बीवी हूँ? शीज़ा मुस्कुराते हुए कहती है। शुक्र है कि नहीं हो, वरना तुम्हें जहर देने की और ख़त्म पर क्या बनाना है इसकी तैयारी मैं कर चुकी थी। रूही बिना मुस्कुराए कंधे उचकाते हुए कहती है। बासिल रूही की बातों पे सर झुका के हंस रहा होता है। उसके साथ साथ सब लोग भी। बदर तो रूही और शीज़ा की पहली मुलाकात की वीडियो बनाने लग जाता है मेरीन को भेजने के लिए। चलिए बैठ जाएं, थक गई होंगी अपने दोस्त की बीवी को देखने के लिए इतनी दूर से सफ़र करने, कोई आसान बात तो नहीं है। रूही हंसते हुए कहती है। खीर तैयार है, खा के मुंह मीठा करें और अपने दोस्त को 10 साल पुराने दोस्त को शादी की मुबारकबाद दें। रूही की बात पर शीज़ा अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए ज़बरदस्ती की स्माइल करते सोफ़े की तरफ वापस लौटने लगती है और रूही डाइनिंग टेबल से खीर उठाने के लिए आई। बड़ी गंदी शक्ल वाली बासिल और मैं 10 साल पुराने दोस्त हैं। मुँह ना तोड़ दूँ मैं ऐसी दोस्त का? रूही मुँह चढ़ाते हुए उसकी नकल करते हुए कहती है। रूही, क्या जवाब दिया है तूने? कमाल। बदर हाय फाय के लिए हाथ हवा में उठाता है। रूही भी हंसते हुए उसके हाथ पे अपना हाथ मार देती है। चुड़ैलों से निपटना मुझे अच्छे से आता है, रूही हंसते हुए कहती है। हाँ तो खुद भी तो है, बदर रूही को देखते हुए कहता है और कह के भाग भी जाता है। खुद रूही उसे गाली देने ही लगती है, पर मुड़ के सबको देखती है और खामोश हो जाती है। सब लोग हॉल में बैठे हुए हंसते हुए कहे लगा के बातें करते रूही किचन में चली जाती है। सब खीर खा चुके थे। खीर के बर्तन समेटने लग जाती है। अपने दुपट्टे को उतार के पीछे शेल्फ पर रखती है। अपने खुले हुए बालों को कैचर में बांधती वो बर्तन धोने के लिए अपने बाजू को ऊपर चढ़ा रही थी कि इतने में उसका वही हाथ पकड़ के रूही को गोल घुमा के उसका रुख अपनी तरफ मतवज्जा करता है। बासिल झुककर रूही के चेहरे के बिल्कुल सामने आ खड़ा होता है। रूही की आंखों में देखते हुए वो 2 पल के लिए खामोश हो जाते हैं। बासिल को इतना करीब देखकर वो एक बार फिर से अपनी सांसें रोक लेती है और अपनी आंखें बंद करके उसे खोल के खुद को कंपोज करती है और बासिल की तरफ देखते हुए कहती है। क्या देख रहे हैं? रूही आंखों से इशारा करते हुए कहती है। पसंद आ गया हूँ मैं तुम्हें क्या? बासिल रूही की आंखों में देखते हुए पूछता है। बासिल की बात पे रूही नज़र झुका लेती है। देखा, सच में मुझे पसंद करने लग गई हो ना तुम? बासिल अपनी कमर पे हाथ रखते कहता है। अंकल आप अच्छे हैं, पर जब उल्टी सीधी बातें करते हैं ना तो कसम से मुझे जहर लगते हैं। रूही शेल्फ पे पड़ा हुआ एप्रन पहनते हुए कहती है।
कौन सी हरकतें मेरी? रूही के हाथ से एप्रन की डोरियां पकड़ के खुद बांधते हुए कहता है। अंकल, आपने कहा था कि 2-4 मुलाजिम रख लें और मुझे बर्तन धोने नहीं पड़ेंगे, लेकिन देखें ये इतने सारे बर्तन मुझे धोने पड़ रहे हैं। रूही उन बर्तनों की तरफ देखते इशारा करते हुए कहती है, अगर नहीं धोने तो छोड़ दो। बासिल रूही का हाथ नीचे करते हुए कहता है, अगर नहीं धोऊंगी तो मैं गंदी बहू हो जाऊंगी ना। मैंने गंदा नहीं बनना, इसलिए धोने पड़ेंगे। रूही बर्तनों की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है। वो अपने कदम सिंक की तरफ बढ़ाती है कि बासिल उसके एप्रन की डोरियां पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है। बासिल रूही को कमर से पकड़कर अपनी तरफ मतवज्जा करता है और उसके गले से एप्रन निकालते हुए कहता है, तुम गंदी नहीं हो और बर्तन ना धोने से तुम गंदी बहू नहीं बन जाओगी। अगर मेरी बीवी कोई काम नहीं करना चाहती है तो वो कोई काम नहीं करेगी। बासिल एप्रन शेल्फ पर रखते हुए कहता है और फिर रूही के बालों से उसका कैचर निकालकर उसके बालों को सेट करने लग जाता है और फिर उसका दुपट्टा शेल्फ से उठाकर रूही के कंधों पर डालता है और उसके बालों में हाथ रखकर उसे सहलाते हुए रूही के चेहरे की तरफ देखते कहता है, बड़ी उम्र के शौहर का चलो एक फ़ायदा तो हुआ तुम्हें। कोई तुम्हें मेरी वजह से कभी कुछ नहीं कहेगा और जो तुम्हारा दिल करे वो तुम करो। काम करना है करो, नहीं करना मत करो। मैं कल और मुलाजिम रख लूँगा। बासिल की बातों पर रूही हंसते हुए उसकी तरफ देख रही होती है। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो, गुस्सा और उदास मत हुआ करो, खामोश अच्छी नहीं लगती हो। सुने? रूही बासिल की शर्ट पकड़ के कहती है, बोलें? तो मैं मैच खेलने चली जाऊँ और फिर महरीन के साथ शहर चली जाऊँ? रूही छोटे बच्चों की तरह बासिल को देखते हुए इजाज़त लेती है। मैच खेलने तो चली जाओ, लेकिन शहर क्यों जाना है? बासिल के हाथ मुसलसल रूही के बालों में चल रहे होते हैं। वो मैंने पिज़्ज़ा खाना है ना, तो मैं चली जाऊँ महरीन के साथ? रूही हंसते हुए सर और नज़रें उठा के बासिल की तरफ देखते हुए पूछती है, ठीक है चली जाओ, पर जल्दी वापस आ जाना। बासिल रूही की थोड़ी पकड़ के कहता है, सच में इतनी आसानी से मान गए? आपकी जगह अगर अम्मी होती तो वो मुझे कभी नहीं जाने देती और ऊपर से मुझे डांट और ज़्यादा देती। रूही सर झुका के कहती है, वो अम्मी है तुम्हारी, जाहिर है उन्हें तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, इसलिए वो मना करती हैं। बासिल रूही को समझाने की कोशिश करता है, पर मैं कुछ गलत तो नहीं करती ना, तो फिर वो मुझे क्यों डांटती हैं? इतना हर चीज़ से रोक टोक देती हैं वो मुझे। अब देखें उनका मुँह, उनसे बात नहीं कर रही हूँ, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा। रूही अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, तो बात कर लो ना उनसे, माँ बाप से नाराज़ होना अच्छी बात नहीं होती। बासिल नर्म लहजे में रूही को समझाने की कोशिश करता है, मैं जानती हूँ अंकल, माँ बाप को नाराज़ करना अच्छी बात नहीं होती, पर वो जो हमें नाराज़ करते हैं उसका क्या? हम उनकी औलाद हैं, इसका क्या मतलब? ये होता है कि वो हमें थोड़ी सी भी इज़्ज़त ना दें और अपनी इज़्ज़त के नाम पे वो हमसे जो दिल में आए करवाते भी रहें। एक तो अम्मी मेरी कोई फरमाइश पूरी नहीं करती हैं, उल्टा मुझे भी डांटती रहती हैं, क्या ये अच्छी बात है? रूही बासिल से सवालिया नज़रों से देखते सवाल करती है, तुम्हें अब उनसे कोई फरमाइश करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी फरमाइश और तुम्हारे लाड उठाने के लिए मैं हूँ ना। बासिल मुस्कुराते हुए कहता है, पर सामने खड़ी हुई रूही को हैरान और परेशान कर जाता है। अंकल आप ठीक हैं? कहीं बुखार तो नहीं है ना? रूही बासिल के माथे पे हाथ रखते हुए पूछती है। नहीं, क्यों? नहीं, बस वो दुनिया के सामने हद से ज़्यादा खड़ूस शख्स जो किसी को अपने सामने नज़र उठाने तक नहीं देता, वो मेरे लाड उठाने की बातें कर रहा है, तो बस मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। रूही अपनी कमर पे हाथ रखते हुए कहती है, 2 वजूहात हैं इन बातों की। बासिल अपनी कमर पे हाथ रखते कहता है, 2? वो क्या? रूही तजस्सुस से देखते पूछती है, अव्वल कि तुम मुझसे छोटी हो, तुम्हारे लाड उठाने फ़र्ज़ है मुझ पे, और दूसरा रूही बासिल की बात दोहराती है, दूसरा तुम मेरी इकलौती बीवी हो, तो बेशक मुझ पे तुम्हारे लाड नखरे उठाना हर हाल में फ़र्ज़ है, और बासिल सिकंदर कभी भी अपने फ़र्ज़ से पीछे हटने वालों में से नहीं है। तुम नखरे करती जाओ, मैं सब उठा लूँगा। बासिल रूही की तरफ झुककर उसकी आंखों के सामने आ खड़ा होता है और उसकी आंखों में देखते कहता है। रूही उसकी आंखों में देखते हुए अपनी नज़रें झुका लेती है। अच्छा ठीक है, फिर इस बात पर मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दे, मैं जाऊँ फिर? रूही अपना हाथ आगे बढ़ा के कहती है, तो बासिल भी झट से उसके हाथ में कार्ड रख देता है। रूही उसे देखते हुए जल्दी से बासिल को खुशी से देखते क्रेडिट कार्ड लेकर किचन से हंसते हुए बाहर भाग कर जा रही होती है कि बासिल उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और अपने सामने ला खड़ा करता है। रूही की कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हार बांधे वो उसे खुद के पास कैद कर लेता है। एक बात बताओ, सड़ गई थी ना तुम? बासिल रूही की तरफ नज़रें झुका के देखते पूछता है। किस बात पे? रूही हैरानगी से पूछती है। उसी बात पर कि वो कहीं सच में मेरी बीवी तो नहीं है।
तुम्हारी आंखों में डर देखा था मैंने। बासिल की बातों पर रूही नज़रें झुका के सोच में पड़ जाती है। जी डर गई थी मैं। रूही बासिल की आंखों में देखते कहती है, सच में खैरियत बेगम, प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें मुझसे? देखो मैं जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। बासिल रूही की कमर से अपना हाथ हटा के अपने बालों में फेरते हुए कहता है, जी जी आप माशाल्लाह बहुत हैंडसम हैं, पर मैं किसी और बात पे डर गई थी। किस बात पे? बासिल हैरानगी से पूछता है। मुझे लगा था कि मैं शायद शादी के 1 हफ्ते बाद ही बेवा हो जाऊंगी। क्या? बासिल हैरान कुन नज़रों से देखते हुए कहता है, जी जब मैंने आपको और उसको साथ देखा था तो मैंने उसी पल ही सोच लिया था कि मैं आपको और उसको एक साथ ही जहर दे के दोनों का काम तमाम कर दूंगी। अगर मुझ पर एक बार सौतन आ सकती है तो बार बार भी आ सकती है। ये सौतन वौतन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए सोचा एक ही बार मैं दोनों का काम तमाम कर दूंगी। ना रहेंगे आप और ना ही आएगी मुझ पे कोई सौतन। और एक बात और सच्ची बताऊँ, मैंने आप दोनों के लिए कुल कहाँ करवाने हैं, इसका एहतमाम कहाँ करना है, ये भी सोच लिया था मैंने। रूही अपने हाथों को झाड़ते हुए कहती है, बस खामोश खामोश हो जाओ। अब जब देखो मुझे मार लिया करो। बीवी ना हो गई मौत का फरिश्ता हो गई है। जब देखो मुझे मारने के पीछे लगी रहती है। पता नहीं कौन सी मैंने इसकी बुरी भैंस खोल ली है। बासिल रूही को छोड़ के फ्रिज की तरफ बढ़ता है और पानी की बोतल निकाल कर एक ही सांस में सारा पानी पी लेता है। रूही एक नज़र बासिल को देखती है और फिर अपने हाथ में क्रेडिट कार्ड देख के हंसते हुए किचन से बाहर निकलती है और हॉल में बैठे हुए बदर को देखते उसे आने का इशारा करती है। बदर जल्दी से रूही के पास आ जाता है। रूही इसे क्रेडिट कार्ड दिखाती है। दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। भाई से चोरी किया है? बदर तजस्सुस से पूछता है। अरे नहीं, उन्होंने खुद ही दे दिया है। रूही हंसते हुए कहती है, तू आम खा गुठलियाँ क्यों गिन रहा है? चल शहर पिज्ज़ा खा के आते हैं। रूही उसे बाहर ले जाते हुए कहती है, मैं स्टिंग भी पीऊँगा। मैं नहीं पिलाऊंगी, एक ही कोक लेंगे, वो तीनों पियेंगे, बात ख़त्म। ज़्यादा फ्री मत हो तुम मेरे साथ। रूही बदर के बाजुओं पर चुंटी काटती हुई कहती है, फिर मैं नहीं जा रहा। मुझे स्टिंग पिलाएगी तो ही मैं जाऊँगा, वरना मैं नहीं जा रहा। बदर रूही की तरफ उंगली उठा के मुंह बना के कहता है, हाँ चल गरीब, सब खिलाऊंगी पिलाऊंगी मैं तुझे, क्या याद रखेगा तू, चल आ। रूही बदर को बाजुओं से पकड़ के अपने साथ ले जाते हुए कहती है। सब लोग बदर और रूही की तरफ देखते हुए हंस रहे होते हैं। आपकी बहू काफ़ी तेज़ है आंटी, और खूबसूरत भी बला की है। शिजा हिरा बेगम को देखते हुए कहती है, ये तो है, मेरी बहू बहुत प्यारी है। हिरा बेगम कह रही थी कि इतने में बासिल भी वापस बाहर आ जाता है। आपकी बहू साहिबा ने मुझे पहली मुलाकात में ही जहर तक देने का इरादा कर लिया था। शिजा हंसते हुए कहती है, क्या? सब लोग बासिल समेत उसकी बात पे हंस पड़ते हैं। रूही को अपनी चीज़ें किसी से भी बांटना नहीं पसंद, चाहे वो उसे पसंद करे या ना करे। वो कभी किसी से नहीं बांटती है। सुल्ताना बेगम सर झुका के कहती हैं और कह के हंस पड़ती हैं। उनका झुका हुआ सर देखकर बासिल उठकर सुल्ताना बेगम के पास जा बैठता है। चाची उदास मत हों, रूही के साथ सब ठीक हो जाएगा। बासिल सुल्ताना बेगम के हाथों को अपने हाथों में पकड़े मुस्कुराते हुए कहता है, वो मुझे माफ़ नहीं करेगी। रूही ज़िद की बहुत पक्की है, वो एक बार जो ठान ले उसे कभी पीछे नहीं हटती। सुल्ताना बेगम नम लहजे में कहती हैं, वो माफ़ कर देगी सुल्ताना बेगम। रूही ज़िद की पक्की है, लेकिन वो कभी भी अपनों से बेतुकी ज़िद नहीं लगाती। उसका गुस्सा पल में हवा हो जाता है, जानती तो हैं ये बात आप। फिरोज़ साहब सुल्ताना बेगम के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है फिरोज़। रूही अपनों से नाराज़ नहीं रह सकती, वो मान जाएगी, कर देगी हम सबको भी, आपको माफ़। बासिल संभाल लेगा उसे। हमदान साहब बासिल की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर आप लोग कहें तो क्या मैं भी एक कोशिश करके देखूं आप लोगों की बहू को मनाने की। आखिरकार बासिल ने और आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया है, हर चीज़। एक छोटी सी कोशिश आप लोगों के लिए कुछ करने की, क्या मैं बात करूं उससे? शिजा सब लोगों की तरफ देखते हुए पूछती है, बिल्कुल भी नहीं, कच्चा खा जाएगी वो तुम्हें। रूही अब सिर्फ एक ही के हाथ आ सकती है और वो सिर्फ बासिल है। इसके अलावा वो कभी किसी और से संभाली जाने वाली चीज़ नहीं है। सब लोग एक साथ कहते हैं और कह के हंस पड़ते हैं। बासिल भी हंसते हुए अपना सर झुका लेता है। इतने में उसके फ़ोन पर और फिरोज़ साहब के फ़ोन पे कॉल आ जाती है। एक साथ दोनों जैसे ही फ़ोन उठाते हैं, एक साथ हवेली से बाहर गुस्से में निकल जाते हैं। शिजा आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, आराम कर लो तुम भी। हिरा बेगम शिजा को देखते हुए कहती हैं और वो भी उनके साथ उठ के चली जाती है। सुल्ताना बेगम भी उठ के अपने हिस्से में चली जाती हैं। हमदान साहब वहीं बैठे न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं। रूही और बदर और महरीन को शहर गए 3 घंटे गुजर चुके थे। वो लोग अब ग्राउंड की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में 2 गाड़ियाँ उनका रास्ता रोक के खड़ी होती हैं। बदर लगातार हॉर्न बजा रहा था, पर गाड़ियाँ ना हिल रही थी और ना ही रास्ते से हट रही थी।
लड़कियों तुम रुको, मैं देख के आता हूँ, बदर कहकर गाड़ी से उतर जाता है। रूही और महरीन दोबारा अपनी मस्तियों में लग जाती हैं। वो आपस में बातें करने लग जाती हैं कि अचानक से ही खुद ब खुद दोनों की नज़र जाते हुए बदर पे पड़ती है। वो उन गाड़ियों की तरफ कदम बढ़ा रहा था कि एक आगे वाली गाड़ी में से मलिक ज़मान फ्रंट सीट से बाहर निकल के आता है। रूही मलिक ज़मान को देखते गाड़ी से बाहर निकल के आती है। शाम अब रात की चादर ओढ़ने लग गई थी। ज़मान यहाँ क्या कर रहे हो? बदर गुस्से में पूछता है। ओह, तुम लोगों को मेरे दोबारा से रिहाई की इत्तला नहीं मिली क्या? मलिक ज़मान हंसते हुए कहता है। बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बताओ आज़ाद कैसे हो गए तुम? रूही बदर के पास आके खड़ी होकर ज़मान को गुस्से में देखते हुए पूछती है। तुम लोगों ने जब मुझे पकड़ाया था मैं तो 2 दिन बाद ही आज़ाद हो गया था। हाँ, उस दिन जिस दिन तुम्हारी मेहंदी थी। वैसे लड़की तुम तो बड़ी तेज़ निकली, शादी के लिए फंसाया एक लड़के को और शादी तुमने दूसरे से कर ली। मलिक ज़मान रूही की तरफ देखते हुए मज़े लेते हुए कहता है। ओए बकवास मत कर। बदर ज़मान का कॉलर पकड़ते कहता है। हाथ मत लगा मुझे। ज़मान उसके हाथ झटकते कहता। तुझे क्या लगा था रूही मैं तुझे छोड़ दूंगा? तूने मुझे पूरी यूनिवर्सिटी के सामने जलील करवाया था, मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? ज़मान रूही की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है। उसको अपने करीब आते देख रूही पीछे की तरफ कदम बढ़ाती है। बदर रूही के पास पहुंच पाता इससे पहले ही ज़मान के आदमी बदर को पकड़ चुके थे। ज़मान अपनी हद में रहो, रूही गुस्से में कहती है और उसे धक्का देके खुद से दूर करती है। हद तो तुम्हें पार नहीं करनी चाहिए थी रूही बासिल सिकंदर, तुम्हें और तुम्हारे शौहर को बहुत शौक है ना मुझे सजाएं देने का। आज जो तुम्हारे साथ होगा उसके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। ज़मान दूर हो जाए इससे, बदर हलक के बल धारते हुए कहता है। हाँ हाँ हाँ, बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें इसकी। कहीं शादी के बाद दोनों ने चक्कर चलाना तो नहीं शुरू कर दिया? ज़मान कह ही रहा था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ रूही उसके मुंह पर दे मारती है। घटिया इंसान, तुम हो ही घटिया। घटिया किरदार तुम्हारा है, मेरा नहीं मलिक ज़मान। रूही ज़मान की आंखों में देखते हुए कहती है। तुमने कहा ना कि मैंने और मेरे शौहर ने तुम्हें सज़ा दी थी, तो यकीनन वो तुम्हारी रिहाई के बारे में भी अब तक जान चुके होंगे। तुम्हें लगता है कि तुम इस बार उन्हें हैंडल कर लोगे? बात पहले गांव की लड़की की थी, इस बार उनकी बीवी की है। वो तुम्हें ज़िंदा छोड़ेंगे? रूही बेफिक्र सी मुस्कुराते हुए कहती है। रूही फ़िरोज़ खान जब तक थी वो तब भी तुम जैसे इंसान से नहीं डरी। अब वो एक पुलिस वाले की बेटी के साथ साथ इस गांव के सरबराह की बीवी भी है और पाकिस्तान के जज की बीवी भी। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी गलत करने की हिम्मत रखते हो? रूही ज़मान को क्रॉस करते हुए बदर की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। वो बदर के पास पहुंच पाती इससे पहले ही मलिक ज़मान रूही का दुपट्टा पकड़ के उसे खींचने लग जाता है। रूही अपना दुपट्टा मुकम्मल तौर पर उतरने से पहले ही उसे पकड़ लेती है और ज़मान को देखते हुए धारती है। ज़मान, रूही गुस्से में चीखते हुए कहती है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे बाप से और ना ही तुम्हारे शौहर से डरता हूँ, क्योंकि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ज़मान रूही का दुपट्टा अपने हाथों में लपेटते हुए कहता है। ज़मान, मेरा दुपट्टा छोड़ो। रूही बेहद गुस्से में कहती है। ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं तुम्हारा दुपट्टा? ज़मान कहता रूही की तरफ कदम बढ़ाता है। ज़मान, दुपट्टा छोड़ इसका। बदर अपने आप को आदमियों से छुड़वाते हुए कहता है, पर ज़मान के आदमी उसे उठने ही नहीं देते और मजबूती से पकड़ के उसे ज़मीन पर घुटनों के बल बिठा देते हैं। ज़मान, रूही गुस्से में धारती है। चीखने की ज़रूरत नहीं रूही, मुझसे उलझने की सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ना। मुझे अपने पैरों में गिराया था तुमने। तुम्हारे शौहर ने मुझे मेरे आदमियों के सामने मारा था और मुझे दोबारा जेल भी भेजा, और साथ ही साथ वो रात के वक्त मेरी हवेली में गया मेरी बहन से मुलाकात करने के लिए। बकवास मत करो ज़मान, बासिल ऐसे इंसान नहीं है। अपने जैसा उन्हें समझने की कोशिश मत करो। रूही अपना दुपट्टा उसके हाथ से खींचते हुए कहती है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा शौहर आधी रात को मेरी हवेली में गांव की लाइन पार करके गया था। जिस वक्त उसने लाइन क्रॉस की थी उसी वक्त सोच लिया था मैं घर में घुस के नहीं, सड़क पे उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाऊंगा। मलिक ज़मान रूही का दुपट्टा छोड़ने के बजाय उसे और ज़ोर से खींचने लग जाता है। रूही के कंधे पर बस थोड़ा सा ही दुपट्टा रह गया था। ज़मान मुकम्मल तौर पर उसे खींच पाता उससे पहले ही महरीन पत्थर उठा के ज़मान के सर पे पीछे से दे मारती है, जिससे उसके हाथों में से रूही का दुपट्टा छूट जाता है। रूही दुपट्टा जल्दी से अपने ऊपर वापस ठीक से ओढ़ती है और महरीन उसे अपनी तरफ खींच लेती है। पकड़ो इन दोनों लड़कियों को भी। ज़मान अपने सर पर पीछे की तरफ हाथ रखते हुए कहता है। उसके कहने पर 3 आदमी जल्दी से रूही और महरीन की तरफ बढ़ते हैं और उनके सर पर गन तान कर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनकी राह फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। उठाओ इस रूही को और डालो गाड़ी में।
ज़बान चीखते हुए कहता है और उसके आदमी जल्दी से रूही को बाजुओं से पकड़ के अपने साथ अपनी गाड़ी की तरफ ले जाते हैं। ओ बदतमीज़, छोड़ो मुझे, रूही उन आदमियों की तरफ देखते हुए कहती है। छोड़ो, चल रही हूँ मैं, रूही गुस्से में कहती है और अपना हाथ छुड़ाकर खुद गाड़ी की तरफ छोटे छोटे कदम उठाने लगती है। रूही के सर पे गन तान के वो लोग उसे गाड़ी की तरफ ले जाते हैं। रूही, बदर और महरीन उसे आवाज़ें लगाते हैं। रूही पलट कर एक नज़र उनकी तरफ देखती है पर हंसते हुए और आंख मार के वो गाड़ी में बैठ जाती है। ज़बान के आदमी बदर को छोड़ के अपनी अपनी गाड़ी में जा बैठते हैं और रूही को अपने साथ ले जाते हैं। महरीन पीछे से दौड़कर बदर के पास आती है और उसे बाजुओं से पकड़ के खड़ा करती है। ये पागल हो गई है, ये उस वहशी इंसान के हाथों किडनैप हो गई है, लेकिन वो फिर भी हंस रही है। बदर जाती हुई गाड़ी की तरफ देखते कहता है, तुम तो जानते हो उसे किडनैप होने का कितना शौक है। बचपन का सपना है उसका किडनैप होना और उसके हीरो की एंट्री। हाय, अब तो हीरो है उसके पास, वो बचा लेंगे उसे। चलो आ जाओ, हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, फिर मुझे घर छोड़ देना। महरीन बदर के बाजुओं में हाथ डालकर उसे मुस्कुराते हुए देखते हुए कहती है, हाँ ज़रूर, पहले मैं भाई को फ़ोन करके रूही के किडनैप होने का बता देते हैं, फिर डेट पे चलते हैं। बदर महरीन की थोड़ी पकड़कर प्यार से कहता है, व्हाट द हेल, ये कैसे सीन थोड़े थोड़े अजीब नहीं आ जाते सीन, लाइक मतलब इतने सीरियस सिनेरियो में कुछ अलग ही सीन डाल दिए गए हैं। खैर मैं तो रीड ही कर रही हूँ, रीड ही कर सकती हूँ। वो बासिल को फ़ोन लगा ही रहा था कि एक गाड़ी फुल स्पीड में बदर की तरफ आती है। महरीन जल्दी से बदर को रास्ते से हटा देती है। गाड़ी बदर और महरीन को क्रॉस करते फुल स्पीड में आगे की तरफ बढ़ती है। कौन है ये पागल संकी घटिया इंसान, अंधे होके चलते हैं ये लोग, मेरी शादी होने से पहले ही मुझे बेवा कर देंगे ये लोग, अंधा। महरीन गुस्सा कर रही थी कि बदर उसके मुंह पर हाथ रख के उसका मुंह बंद कर देता है। चुप हो जाओ, रूही की रूह आ गई है क्या तुम में? बदर महरीन का रुख अपनी तरफ मतवज्जा करते उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, रूही का हीरो ही है, भाई की गाड़ी ही है वो। बदर उसके मुंह से हाथ हटा के जाती हुई गाड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या सच में? महरीन हैरानगी से गाड़ी को जाते देखती पूछती है। बासिल की गाड़ी के पीछे और 4 गाड़ियां फुल स्पीड में एक लाइन में आ रही थीं। आगे वाली गाड़ी में फ़िरोज़ साहब और पीछे वाली गाड़ियों में बाकी के पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे। बासिल की गाड़ी की स्पीड बेहद तेज़ थी, लेकिन फिर भी मलिक ज़मान की गाड़ी तक वो नहीं पहुंच पाई थी। ज़मान ने आधे रास्ते से ही अपनी गाड़ी को मोड़ लिया था और किसी और रास्ते पर निकल गया था और उसकी गाड़ी की जगह अब किसी और गाड़ी ने ले ली थी। बासिल जिस गाड़ी के पीछे फुल स्पीड से जा रहा था वो मलिक ज़मान की गाड़ी जैसी थी, पर उसकी नहीं थी। रूही भी पहले कुछ पल तो खामोश रही। जब रास्ता बदलने लगे तो वो भी टेंशन में आ गई थी। ज़मान, कहाँ ले जा रही हो मुझे? रूही आसपास जंगल को देखते हुए कहती है, ये रास्ता गांव से कहीं दूर, बहुत दूर एक सुनसान इलाके में जाता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ जंगलात थे, ना ही कोई इंसान ना ही कोई जानवर। रूही को टेंशन में देखकर ज़मान मुस्कुराने लग जाता है। ज़मान आगे की सीट पे बैठा हुआ था और पीछे की सीट पे रूही के साथ एक आदमी हाथ में गन पकड़े उसके सर पे तान के थोड़े फासले पे बैठा था। ज़मान, रूही चीखती है पर उसकी चीख का कोई असर ज़मान पे नहीं हो रहा था। उल्टा वो कहा लगा के हंस पड़ता है। तुम तो बहुत बहादुर हो ना, फिर डर क्यों रही हो? ज़मान गर्दन मोड़ के रूही को देखते हुए कहता है, ज़मान मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। रूही उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है पर ज़मान के आदमी उसे कुछ करने से पहले ही उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। रूही हाथ पैर चलाती है पर ख़ुद को नहीं छुड़ा पाती उस इंसान से और कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाती है। बासिल की गाड़ी मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ती है और जाके दोनों गाड़ियों को क्रॉस करते आगे वाली गाड़ी के सामने जाके उसे क्रॉस करते बासिल ज़ोर से गाड़ी को पीछे से टर्न देता है और रोड के बिल्कुल बीचों बीच अपनी गाड़ी रोक के दोनों गाड़ियों के जाने का रास्ता रोक चुका था। पीछे से फ़िरोज़ साहब उनके वापसी जाने का रास्ते को बंद कर चुके थे। बासिल काले कलर की शलवार कमीज़ पहने, एक बाजू कोहनियों तक और दूसरा फुल बाजू तक पर कफ लिंक्स लगे हुए थे। वो अभी तक सुबह वाले कपड़ों में ही मलबूस था। माथे पे काले घने बाल बिखरे हुए, आंखों में गुस्सा, एक हाथ में गन पकड़े वो गाड़ी से बाहर निकल के आता है और निकलते ही सीधा गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे बैठे शख्स के कंधे पे गोली चला देता है। फ़िरोज़ साहब बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बासिल के कदमों को देखते हुए खुद भी जल्दी से जाते हैं और रूही को पहले पिछले वाली गाड़ी में सवार फिर आगे वाली गाड़ी में देखते हैं, पर वो उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई देती। बासिल के बढ़ते हुए कदमों को देखकर पुलिस वाले जल्दी से उन गाड़ियों के पास जाते हैं और उनमें मौजूद लोगों को बाहर निकालते हैं। कुछ ही देर में बदर और महरीन भी पहुंच जाते हैं। पुलिस वालों की गाड़ी के पीछे गाड़ी पार्क किए वो जल्दी से दौड़ते हुए आ गए थे। पुलिस ऑफिसर्स में महरीन के वालिद भी मौजूद थे जो फ़िरोज़ साहब के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। महरीन को देखकर वो महरीन का हाथ पकड़ के अपने पास खड़ा कर लेते हैं। बासिल गुस्से में दबे दबे कदम उठाते जिस इंसान को उसने गोली मारी थी उसकी तरफ आता है और कॉलर से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालता है और
लाकर ज़मीन पे फेंक देता है। बाकी पुलिस वाले भी बाकी आदमियों को लाके बासिल के सामने ज़मीन पे घुटनों के बल बिठा देते हैं। एक बार ही पूछूंगा, ज़मान कहाँ है? बासिल गन का निशाना उसी इंसान के सर पे बांधे हुए कहता है जिसके कंधे पे गोली चलाई थी। मुझे नहीं पता सिकंदर साहब, आदमी दर्द में मुब्तला लड़खड़ाते हुए कहता है। उसकी बात सुन के बासिल उसके साथ वाले इंसान के टांग पे गोली चला देता है। गोली लगते ही उस आदमी की चीखें हवा में बुलंद होने लगती हैं। जवाब चाहिए, बहाना नहीं। बासिल दो टोक लहजे में कहता है, ज़मान कहाँ है? मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है। जिस स्पीड से तुम गाड़ी दौड़ा रहे थे ना, यकीनन तुम जानते हो वो कहाँ है। बासिल गन की नोक उस आदमी के कंधे पे रख के उस पर जोर देते हुए कहता है। आदमी के कंधे से पहले ही खून तेज़ी से निकल रहा था, लेकिन अब और मज़ीद तेज़ी से बहना शुरू हो गया था। मैं सच में नहीं जानता सिकंदर साहब, मुझे बस गाड़ी को कुव्वत से चलाते यहाँ पे लाने को कहा गया था, तो मैं ले आया। मुझे नहीं पता वो मलिक ज़मान कहाँ है। आदमी अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, गन को कंधे से हटाने की हिम्मत जो वो नहीं कर पा रहा था। बासिल मज़ीद तैश में उसकी तरफ देखने लग जाता है और देखते हुए खड़ा हो जाता है। तुम में से कोई जानता है कि वो कहाँ है? अगर नहीं तो फिर उम्र कैद मुबारक, और अगर हाँ तो बताओ और वापस सही सलामत जाओ। बासिल दो टोक लहजे में सख्त और गुस्से में भरी हुई नज़रों से देखते कहता है, लेके जाओ इन्हें और 3rd डिग्री स्टार्ट करो, बाकी का मैं आके देख लूँगा। बासिल हुक्मिया अंदाज में पुलिस वालों को देखते हुए कहता है और कहकर जाने लगता है कि एक आदमी उसका पैर पकड़ के उसे रोक देता है। मैं जानता हूँ सिकंदर साहब, वो कहाँ है? प्लीज़ मुझे जेल मत भेजें। आदमी बासिल के पैरों को पकड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है, कहाँ है वो? बासिल अपना पैर छुड़वाकर सख्त लहजे में पूछता है। बासिल के पैर छुड़वाने के बावजूद वो दोबारा से बासिल के पैर को पकड़ लेता है और डरते हुए बाकी आदमियों को और पुलिस वालों को देखते लड़खड़ाते हुए लहजे में कहता है, वो लोग गांव से दूर जंगलात में उसे लेके गए हैं। मलिक ज़मान वहाँ रूही को उसे कैद करके। आदमी कह ही रहा था कि गुस्से में बासिल उसके सर पे गोली चला देता है। खबरदार जो मेरी बीवी का नाम दोबारा लिया किसी ने, बासिल हलक के बल धाड़ते हुए कहता है और इस जोर से उसके जिस आदमी के सर पे गोली चलाई थी वो अभी तक ज़मीन पोस्ट नहीं हुआ था, वो बासिल की ही टांग पे आ गिरता है। बासिल उसे खुद से दूर करता है और अपनी गाड़ी में सवार वो गांव से बाहर जंगलात की तरफ बढ़ने लगता है। फिरोज़ साहब की हालत ख़राब होने लग गई थी। रूही के बारे में सोच कर आज तक उसके साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। वो आधी रात तक भी घर से बाहर रही है, पर आज तक उसके साथ कुछ गलत होने का सोच कर ही फिरोज़ की हालत ख़राब हो रही थी। बदर भी अपनी गाड़ी में सवार पुलिस की गाड़ियाँ और लोगों को रास्ते से हटाते बासिल की गाड़ी के पीछे चल पड़ता है। महरीन अपने पापा की गाड़ी चलाकर फिरोज़ साहब और अपने पापा के साथ वापस हवेली पहुंचते हैं। हवेली में हीरा बेगम और सुल्ताना बेगम टेंशन फ्री शीज़ा के साथ बाहर गार्डन में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बातों में लगी हुई थी। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या हो गया है। हवेली में गाड़ी आते देख तीनों की नज़रें उस गाड़ी पर जा ठहरती हैं। गाड़ी से निढाल फिरोज़ साहब को देखकर सुल्ताना बेगम जल्दी से दौड़ते हुए उनके पास आती हैं, उन्हें सहारा देते हुए हवेली में अपनी तरफ वाले हिस्से में ले जाती हैं। हीरा बेगम और महरीन के वालिद महरीन शीज़ा सब लोग भी उनके पीछे अंदर चल पड़ते हैं। क्या हो गया है आपको? सुल्ताना बेगम फिक्रमंदी से पूछती हैं। रूही और बदर कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ थे ना महरीन? हीरा बेगम महरीन से पूछती हैं। जी आंटी, वो आंटी, महरीन कहते हुए खामोश हो जाती है और अपने पापा के पीछे जा खड़ी होती है। रूही को मलिक ज़मान ने किडनैप कर लिया है, पता नहीं मेरी बच्ची को कहाँ ले गया है वो। फिरोज़ साहब सोफे से पुश टिकाए अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहते हैं, क्या मतलब है? मेरी बेटी किडनैप हो गई है? रूही को वो शख्स, सुल्ताना बेगम कहते हुए खड़े खड़े गिरने लगती हैं, पर हीरा बेगम और महरीन उन्हें पकड़ लेती हैं। मेरी रूही कहाँ होगी, किस हाल में होगी? सुल्ताना बेगम कहते हुए रोने लग जाती हैं। रूही को एक बड़े से गोदाउन में उसके बीचों बीच कुर्सी पर बिठाया, पीछे की तरफ उसके हाथ आपस में बांधे हुए बेहोश थी, अकेली सी गर्दन लटकाए बैठी हुई थी। बाहर ज़मान के कुछ आदमी और वो खुद अपनी गाड़ी के ऊपर लेटा हुआ था, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक लटकाए हुए। वो अपनी जीत का सोच के खुश हो रहा था। रूही को अब होश आ रहा था। गोदाउन में गर्मी की वजह से वो अब होश में आने लग गई थी। रूही होश में आते ही अपने चेहरे से बालों को हटाते हुए कहती है, ओह मेरे खुदाया, ये मैं कहाँ आ गई हूँ। रूही गहरा सांस लेते हुए इधर उधर देखने लगती है। रूही तो किडनैप हो गई थी। रूही अपनी आंखों को खोलते हुए अपने चेहरे से बालों को झटकते खुद को कहती है, हाय, अगर मैं किसी बाहर के मुल्क किसी गैंगस्टर के हाथों से किडनैप हुई होती तो कितना अच्छा था। किडनैप हुई भी तो किस मिरासी की शक्ल के इंसान के हाथों। रूही अफसरदा सी
सांस लेकर सर झुकाते हुए कहती है। इतने में ज़मान और उसके आदमी गोदाम का दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाते हैं। दरवाजे को बंद नहीं करते, वो ऐसे ही मज़े से हंसते हुए रूही की तरफ कदम बढ़ाता है। तुम्हारी टांगों को लकवा मार के हैं, सीधे नहीं चल सकते हो क्या? रूही कहती है तो ज़मान के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। ज़मान के आदमी रूही की बात पे हंसने लगते हैं, पर ज़मान की गुस्से भरी नज़रें देखकर वो एकदम कोल्ड फेस में आ जाते हैं। ज़मान एक कुर्सी को खींचते हुए रूही के सामने लाता है और कुर्सी से पुश टिकाते बैठ जाता है। हंसते हुए रूही को देखने लग जाता है। घूरना बंद करो जाहिल इंसान, अगर मरना नहीं चाहते हो तुम। रूही गुस्से में देखते हुए कहती है, तुम मुझे मुझसे ज़्यादा घूर रही हो। ज़मान रूही की आंखों की तरफ इशारा करते कहता है, जाहिर सी बात है मैं घूरूंगी तुम्हें, तुमने मेरे अरमानों का कत्ल जो किया है। रूही गुस्से में तल्ख लहजे में कहती है। रूही कहती है और कह के ज़ोर से हंस पड़ती है। पागल हो गई हो, हंस क्यों रही हो? ज़मान हैरान होकर पूछता है। मैं किडनैप हो गई हूँ, हंसूँ नहीं तो और क्या करूँ मैं? रूही हंसते हुए ही ज़मान की तरफ फिर उन आदमियों की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम किडनैप हो गई हो, मैंने ही तुम्हें किडनैप किया है, लेकिन इसमें हंसने वाली क्या बात है? ज़मान कुर्सी से पुष्ट हटाए रूही की तरफ झुक के कहता है, हाँ मैं तब ही तो हंस रही हूँ, किडनैप हुई भी तो किसके हाथों? रूही कहती है और कह के फिर से कहकहा लगा के बुलंद आवाज़ में हंस पड़ती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ज़मान उसके चेहरे की तरफ देखते कहता है, जहाँ किडनैप होने का कोई डर नहीं लग रहा था कि रूही किडनैप हुई है या फिर ज़मान वो डरा सहमा सा बौखलाया हुआ था और रूही कहकहा लगा के हंस रही थी। यही कि तुम्हारी जैसी शक्ल के हाथों किडनैप होने से बेहतर था मैं बच्चों के साथ लुका छुपी ही खेल लेती। रूही हंसते हुए कहती है और फिर अचानक से खामोश सीरियस हो जाती है। मनहूस इंसान, तुमने मेरे सारे किडनैप होने के अरमानों पे पानी फेर दिया है। रूही गंदा सा मुंह बना के कहती है, खामोश हो जाओ, बकवास बंद करो अपनी। ज़मान कुर्सी को लात मार के खड़ा होकर कहता है, अगर कुछ सुनना नहीं था तो किसी मासूम लड़की को किडनैप करना चाहिए था, ना कि मुझ जैसी चुड़ैल को। रूही सर उठा के ज़मान के चेहरे की तरफ देखते कहती है, जो गुस्से में लाल सुर्ख होता जा रहा था। ओह, गुस्सा आ रहा है? वो सुना नहीं है तुमने, इंसान की इज्जत उसके अपने हाथों में होती है। तुम्हें मेरे किडनैप होने के अरमानों का खून नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हारे मुझे किडनैप करके कुछ करने के अरमानों का खून करूंगी। हाँ, आए बड़े किडनैपर। रूही गंदा सा मुंह बना के बाकी आदमियों को देखते हुए कहती है, बस खामोश हो जाओ वरना अभी के अभी गोली मार के तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ज़मान हलक के बल चीखते हुए कहता है, हाँ हाँ तुम मारो तो सही। वो जो घर में एक अदद शौहर ऐसे ही पाल रखा है क्या मैंने, वो तुम्हें जिंदा ज़मीन में दफन कर देगा अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो। हिम्मत है तो हाथ लगा के देख लो। रूही ज़मान की आंखों में देखते हुए फ़ख्रिया अंदाज में कहती है, तुम्हारा शौहर, तुम्हें लगता है वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? ज़मान रूही की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते? एक बार मैंने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया था, पता है फिर क्या हुआ? रूही ज़मान को तजस्सुस में डालते कहती है, उसके बराबर आंखों में देखते हुए। क्या हुआ? ज़मान पूछता है। उन्होंने मुझसे शादी कर ली। रूही कंधे उचकाते हुए हंसते हुए कहती है, मुझे लगा था कि मैं अपने दूल्हे को भगा दूंगी तो मेरी शादी नामी चीज़ से जान छूट जाएगी, पर मुझे ये नहीं पता था वो खुद ही मुझसे शादी कर लेंगे। रूही सर झुका के हंसते हुए कहती है, पर इस बात का यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि मलिक ज़मान रूही फ़िरोज़ एक बार हार गई तो वो बार बार हार जाएगी। मुझे किडनैप करके तुमने अपने लिए मुसीबत को खुद दावत दी है मलिक ज़मान। रूही उसके नाम पे जोर देते हुए कहती है, आगे क्या होगा इस बारे में सोचा भी है तुमने? मैं गांव की गरीब घर की लड़की नहीं हूँ जिसे तुम अगवा करके जो दिल में आए वो कर सकते हो। मैं रूही फ़िरोज़। एक सेकंड, अब तो मैं रूही बासिल सिकंदर, इस गांव के सरबराह की इकलौती बेटी और पुलिस वाले की इकलौती बेटी। तो तुम मेरे बाबा और शौहर के हाथ और साथ साथ मेरे पैरों में गिर चुके हो। अक्ल तुम्हें अभी नहीं आई है? रूही कुर्सी से पुश टिकाते हुए पुरसकून लहजे में कहती है, तुम्हारी तो। ज़मान कहते हुए रूही की तरफ हाथ बढ़ाता है तो गोदाम के खुले हुए दरवाजे से एक गाड़ी फुल स्पीड में मलिक ज़मान की तरफ आती है। उसे आता देख के मलिक ज़मान जल्दी से रूही से दूर ज़मीन पर सर के बल जा गिरता है। गाड़ी रूही और ज़मान के दरमियान खड़ी होती है और पीछे से दो और पुलिस की गाड़ियाँ गोदाम में दाखिल होती हैं, जिन्हें देख के आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। रूही तजस्सुस से गाड़ी की तरफ देखती है और उसके अंदर बैठे हुए शख्स के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही होती है। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है तो अंदर से बासिल नहीं, उसकी जगह बदर बासिल की गाड़ी से बाहर निकलता है। रूही बासिल की जगह बदर को देख के हल्की सी मायूस हो जाती है, पर जल्द ही खुद को कंपोज कर लेती है। बदर रूही के पास आता है, उसके हाथों को खोलता है और उसे अपने सामने खड़ा करते हुए अच्छे से उसे ठीक से देख के वो सुकून की सांस लेता है। मलिक ज़मान भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर बदर जल्दी से उसके पास जाता है और ज़ोर से उसकी कमर पर लात मार के
उसे मुंह के बल ज़मीन पर गिरा देता है। तुम इंसान हो या जानवर? औरत को इज्जत दी जाती है, उनसे इज्जत छीनी जाती। बदर ज़मान को बालों से पकड़ के खड़ा करता है और उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए कहता है। ज़मान ज़ोर से बदर के सीने पे हाथ मार के उसे खुद से दूर करता है और अपने कपड़ों को झाड़ने लग जाता है। औरतों को अपनी हदों में रहना चाहिए, अपनी हदों में रहना चाहिए ना, अगर उन्हें इज्जत की इतनी ही परवाह है। मलिक ज़मान रूही की तरफ कदम बढ़ाते कहता है। वो उस तक पहुंच पाता है इससे पहले ही बदर उसके मुंह पे ज़ोरदार मुक्का दे मारता है। अपनी नज़रें और ज़बान दोनों पे काबू पा ले मलिक ज़मान, वरना आज रात जो होगा उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। बदर, ज़मान धाड़ता है, पर उसकी एक और धाड़ निकलने से पहले ही बदर अपने फ़ोन पर वीडियो कॉल लगाए हुए ज़मान के सामने कर देता है। वीडियो कॉल पर बासिल को देखकर ज़मान बिना एक पल गवाए दौड़ते हुए गिरते हुए दौड़ता अपनी गाड़ी में सवार होकर गोदाम से बाहर निकलता है। रूही हैरान होके एक नज़र उसकी तरफ देखती है, पर फिर अपना सर झुका के खामोश हो जाती है। क्या हो गया है तुझे? बदर रूही की तरफ देखते हुए कहता है। अंकल क्यों नहीं आए? तुम क्यों आए हो? खैर छोड़ो, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जानती है ज़बरदस्ती के रिश्तों में एहसास, फ़िक्रमंदी की जगह कोई नहीं होती है। उम्मीद का टूटना तो लाज़मन होता है यहाँ पे। रूही खुद ही अपनी बात का जवाब दे देती है और गाड़ी में जाके बैठ जाती है। बदर रूही का उदास चेहरा देख के खुद भी गाड़ी में जा बैठता है और गाड़ी को गोदाम से बाहर निकालता है। आगे आगे पुलिस की गाड़ी जाती है और पीछे बदर की गाड़ी। रूही को बासिल का इंतज़ार था और उसकी जगह बदर को देख के वो मायूस सी हो गई थी, पर बदर उसका यूं उदास चेहरा देख के मुस्कुरा रहा था। इस तरह की सिचुएशन से वो अच्छे से वाकिफ़ जो था। रूही बार बार अपने सर पर और अपने दिल पे हल्के हल्के मुक्के मार रही थी। तबीयत ख़राब हो रही थी, रूही की कंट्रोल कर रही थी, पर अब मज़ीद करना मुश्किल हो रहा था। बदर गाड़ी रोक। रूही के कहने पर बदर जल्दी से गाड़ी रोकता है। रूही गाड़ी से निकलकर रोड के साइड पर जाके उल्टी कर देती है। बदर उसे देखते हुए उसकी गाड़ी से पानी की बोतल लेकर उसके सराहने जा खड़ा होता है। क्या हो गया तुझे? बदर रूही की तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहता है। भाई की जुदाई बीमार कर रही है तुझे? बदर हंसते हुए कहता है। बकवास मत कर बदर, वो उन्होंने बेहोश करने के लिए पता नहीं क्या सूंघाया था मुझे, उससे दिल खराब हो रहा है। रूही पानी की बोतल पकड़ के गाड़ी की तरफ बढ़ती है। उसका दरवाज़ा खोलकर पैर बाहर ही रखे हुए वो पानी पीने लग जाती है। उन्होंने तुझे बेहोश किया था? बदर हैरानगी से पूछता है, तो रूही जवाबन हाँ में सर हिला देती है। ये बात भाई को बतानी पड़ेगी, आज वो उस ज़मान का मुकम्मल तौर पे इलाज करके आएंगे। बदर कहते हुए अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और बासिल को फ़ोन मिलाता है। किसको फ़ोन कर रहा है? रूही उसकी पीठ देखते हुए कहती है, तेरे हीरो को। वो विलन की हवेली में मौजूद है इस वक्त, थोड़ा और गुस्से को हवा दी जाए उनके। बदर मज़े लेते हुए हंसते हुए रूही को देख के कहता है। रूही का दिल ख़राब और सर घूम रहा था। बदर की बात सुन लेती है, पर समझ उसे कुछ नहीं आती है। बदर घर चल यार, रूही उसे बेजारी में आवाज़ देती है। बदर जल्दी से अपना फ़ोन जेब में डालते हुए हवेली की तरफ चल पड़ता है। मलिक ज़मान फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हैं अपने गाँव में अपनी हवेली में पहुँचता है। गाड़ी से उतरकर उसका दरवाज़ा बंद किए बगैर वो अंदर की तरफ दौड़ते हुए जाता है, तो सामने दरवाजे के बिल्कुल सामने उसके बाप मलिक शहबाज के सोफ़े पर टांग पे टांग रखे हुए, हाथ में गन पकड़े, वो अपनी टांग पर टैप टैप करते हुए बासिल पे नज़र पड़ती है और ज़मान के कदम वहीं पे रुक जाते हैं। ज़मान को देख के बासिल नज़र उठा के उस तरफ देखता है जो इधर उधर देखते हवेली में दाखिल हो रहा था। ज़मान थोड़ा और आगे आता है तो अपने बाप को साइड सोफ़े पे बैठे देखकर वो जल्दी से उनके पास जाता है। ज़मान कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसके बाप ने उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ दे मारा था, जिससे उसी पल वो ज़मीन बोस हो चुका था। बासिल सोफ़े से पुश टिकाए पुरसुकून अंदाज में अपने सामने बाप बेटे का नाटक देख रहा था और दबे दबे हंसी हंस रहा था। बाबा मेरी सुने, इसने जो भी आपसे कहा वो सब सच नहीं है। मैंने सकीना के साथ और उसकी बीवी के साथ कुछ भी नहीं किया है। बस खामोश, इसने मुझे नहीं कहा। अब तक वो जब से आया है तेरे इंतज़ार में खामोश बैठा हुआ है। तूने अपने गुनाह खुद ही कबूल कर लिया है ज़मान। शहबाज साहब डांटते हुए कहते हैं, इंसान कब तक खुद से और दूसरों से सच छुपा सकता है? सच सच होता है, वो छुपाए नहीं छुपता। या तो खुद की वजह से या फिर किसी और वजह से वो हमेशा सामने आ ही जाता है। बासिल कहते हुए खड़ा होता है, अपने हाथ में पकड़ी हुई अपनी कमर से लगाए छोटे छोटे कदम उठाते वो ज़मान की तरफ बढ़ता है। क्या मतलब है? तुमने अब तक मेरे बाबा को कुछ नहीं बताया था? ज़मान बौखलाते हुए कहता है। शहबाज साहब को सिर्फ इतना ही पता था कि उसने एक लड़की के साथ ज़्यादती की थी जिसकी वजह से वो पहले जेल गया था। दूसरी बार लाइन की टकरार में वो जेल गया था। रूही को किडनैप करने का उन्हें नहीं पता था। अपना जुर्म ज़मान ने खुद ही अपने बाप के सामने कबूल किया था। मलिक शहबाज दुश्मन गाँव का ज़रूर था,
मगर वो अपनी पूरी कोशिश करता था कि सिकंदरों से दूर रहा जाए, पर ज़मान ने उन्हें बासिल सिकंदर का सामना करने पर मजबूर कर दिया था। मलिक ज़मान, शहबाज साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, बाबा साईं मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दें। ज़मान अपने बाप का हाथ पकड़ के उससे गिड़गिड़ाते हुए कहता है। ज़मान के बाबा शहबाज साहब को लड़ाई झगड़ा फसाद ये सब नहीं पसंद था। वो भी हमदान साहब जैसे ही थे, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता था जिसकी वजह से उनकी दूसरे गाँव वालों से लड़ाई हो जाती थी, और ख़ास तौर पर ज़मान ही की वजह से उनकी लड़ाई होती थी। मलिक ज़मान, खामोश। शहबाज साहब बोलने ही लगे थे कि बासिल बीच में बोल पड़ता है, बाप बेटे का नाटक ख़त्म हो गया हो तो सज़ा सुना दी जाए। बासिल तल्ख नज़रों से देखते हुए कहता है, कैसी सज़ा? किस चीज़ की सज़ा की बात कर रहे हो तुम? ज़मान बौखलाते हुए पूछता है, मेरी बीवी को हाथ लगाने की सज़ा? बासिल कहता है, और कहते ही ज़मान के सीधे हाथ पे गोली चला देता है। बिना कुछ सोचे समझे, बिना वक्त की मोहलत दिए वो गोली चला देता है। इंतज़ार तुम्हारी तरह मलिक ज़मान, एक छोटी सी सज़ा मेरी बीवी को हाथ लगाने की। बासिल कहता हुआ ज़मान की तरफ कदम बढ़ाता है, गैर मर्दों के सामने मेरी बीवी का दुपट्टा खींचने की सज़ा। बासिल कहता है, और कह के ज़मान की टांग पे गोली चला देता है। ज़मान की माँ और बीवी हवेली से अपने अपने कमरों से गोली की आवाज़ पर निकल के बाहर आती हैं। ज़मान की बहन भी कंधों पे दुपट्टा लिए डरते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती है। ज़मान अपनी बहन को देखकर वापस अंदर जा कर दहाड़ते हुए कहता है। बासिल के डर से बासिल एक नज़र तक उठा के पीछे की तरफ नहीं देखता है, और ज़मान डरते हुए लड़खड़ाते हुए उसे गुस्से में दहाड़ते हुए वापस भेजता है। ज़मान ज़मीन पे गिरा हुआ अपने खून से तर हाथों को अपनी टांग के ज़ख्म पे रखे हुए बैठा था। बासिल ज़मान की तरफ छोटे छोटे कदम उठाते घुटनों के बल ज़मीन पे बैठता है और उसके सर पर अपनी गन रख कर ज़मान की आंखों में देखता है। ज़मान की माँ उसकी तरफ कदम बढ़ा रही थी कि शहबाज साहब की गुस्से में भरी निगाह देख के वो भी फ़ौरन वापस अंदर कमरे में चली जाती हैं। बेगैरत मर्द नहीं हो जो दूसरों की बहन बेटियों को देखो, ख़ानदानी मर्द। बेगैरत मर्द नहीं हूँ जो दूसरों की बहन बेटियों को देखूँ, ख़ानदानी मर्द हूँ। अपनी घर की औरत के अलावा बाहर की औरत पे निगाह डालना हराम है मुझ पे। बासिल गुस्से में लाल सुर्ख होती नज़रों से देखते हुए ज़मान की आंखों में देखते एक एक लफ्ज़ पे जोर देते कहता है, और फिर टेढ़ी स्माइल करते हुए खड़ा हो जाता है। जो उसका फैसला हुआ है उस पर अचल रहिएगा, वरना गोली टांग पर चल सकती है तो इसके सर पे भी चल सकती है। बासिल शहबाज साहब की आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहता है, कैसा फैसला? ज़मान दर्द में कराहते हुए कहता है, वो तुम्हें तुम्हारा बाप बताएगा। बासिल कहता है, और ज़मान की टांग पर जहाँ गोली लगी थी, खून निकल रहा था, उस पर पैर रख कर जोर देते हुए कहता, वहाँ से लंबे लंबे डग भरता चला जाता है, बाबा साईं। ज़मान अपने बाबा को देखते हुए कहता है, खुदा गर्क करे तुम जैसी औलाद को बाप का सर ऊंचा करने की बजाय तुम हमेशा मेरा सर झुकाने का ही काम करना। शहबाज साहब ज़मान की गर्दन को पकड़ के गुस्से में कहते हैं, और कह के ज़ोर से गर्दन छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। शहबाज साहब के जाते ही ज़मान की माँ आ जाती हैं। वो जल्दी से आदमियों को बुला के उसे अस्पताल भिजवाती हैं। रूही और बदर भी घर पहुँच चुके थे। घर में सब लोग फिक्र में डूबे हुए बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे। बासिल की गाड़ी को आते देख कर जल्दी से वो लोग सब लोग दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए आते हैं। गाड़ी में रूही को देखकर सब सुख का सांस लेते हैं। हीरा बेगम और सुल्ताना बेगम दोनों उसे देख के रोने लग जाती हैं। रूही गाड़ी से उनकी तरफ देखते हुए उतरती है और दरवाजे को बंद किए 2 पल के लिए वहीं पे खड़ी हो जाती है और सबके परेशान चेहरे को देख के हल्का सा मुस्कुराती है, तो सब भी रोते हुए अफसरदा से हंस पड़ते हैं। हमदान साहब मौजूद नहीं थे, वो अभी तक वापस नहीं लौटे थे। कहाँ थे, क्यों नहीं आए थे? रूही की फिक्र में उसका ध्यान उन पर जाता ही नहीं था। मेरी बच्ची, मेरी रूही तो ठीक है ना? रूही को देखकर सुल्ताना बेगम झट से रोते हुए उनके पास जाती हैं और उसे गले लगाकर उसका माथा चूमते हुए रोते हुए कहती हैं, मैं ठीक हूँ अम्मी, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। रूही उन्हें खुद से दूर करते हुए कहती है, रूही मुझे माफ़ कर दे बेटा, मत कर ऐसे मेरे साथ, मैं तेरी माँ हूँ, होगी मुझसे गलती, इतनी बड़ी सज़ा तो मत दे मेरी जान। तो मुझसे बात नहीं करती, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे रूही। सुल्ताना बेगम रूही के हाथों को पकड़ते हुए प्यार से रोते हुए कहती हैं, अम्मी रोते नहीं हैं, मैंने आपसे कब कहा कि आप मुझसे माफ़ी मांगे? मैं बस चाहती थी कि आपको भी एहसास हो, हर बार बड़ों का फ़ैसला सही भी नहीं होता, बच्चों की मर्ज़ी होती है किसी भी चीज़ में। जब आप अपने बच्चों की ज़िंदगियों का फ़ैसला करते हैं तो यकीनन आप लोग उसके अच्छे के लिए ही करते होंगे, कोई शक नहीं है इस बात में, लेकिन अम्मी थोड़ा बहुत हक औलाद को भी देना चाहिए अपने अच्छे बुरे के बारे में सोचने का। पहले बदर से शादी करवाने का फ़ैसला आप लोगों ने खुद से ले लिया, हम दोनों के इनकार पर भी हमें एक अनचाहे रिश्ते में बांधना चाह रहे थे आप लोग। जब हमने इनकार कर दिया तो
कर दिया ना, बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने उसका पीछा छोड़ा तो अंकल से मेरा निकाह करवा दिया, अब और क्या। रूही बेजारी से और तंगी से कहती है, मुझे तो आप लोगों ने उन पर मुसल्लत कर दिया है ना, वो जो मुझे जानते तक नहीं थे, मैं अब उनकी बीवी बन चुकी हूँ और वो मेरे शौहर हो गए हैं। रूही गहरा सांस लेते हुए कहती है, अम्मी माफ़ी मत मांगे, मुझसे जो होना था वो हो गया है, अब कोई नहीं बदल सकता, माफ़ी मांग के मुझे मज़ीद शर्मिंदा मत करें, मत रोया करें। रूही अपने हाथों से अपने माँ के चेहरे पर से आंसू साफ करते हुए उन्हें गले से लगाते हुए मुस्कुराते हुए कहती है। रूही, हिरा बेगम भी पीछे से आवाज़ लगाती है और उनके पास आके उसे गले से लगाती हैं। रूही उनसे मिलकर अपने बाबा की तरफ कदम बढ़ाती है और खुद ही जाके उनके सीने से लग जाती है। रूही के गले से लगते ही फिरोज साहब एक लंबा गहरा सांस लेते हैं। बाबा फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि उल्टा मैंने ही ज़बान का दिमाग ख़राब कर दिया था। बदतमीज़ ने मेरे किडनैप होने के अरमानों पे पानी जो फेर दिया था, तो मैंने बदले में उसका दिमाग खा खा के अपना बदला ले लिया था। रूही हंसते हुए अपने बाबा को देखते कहती हैं। फिरोज साहब रूही का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के उसके माथे पे अपने लब रख देते हैं और सर पे हाथ फेरते हुए उसकी तरफ फखरिया अंदाज में देख के मुस्कुराते हैं। रूही बेटा कुछ खा लो, फिर आराम कर लेना। सुल्ताना बेगम रूही के सर पे हाथ रख के कहती हैं, नहीं अम्मी, सर में दर्द हो रहा है, अभी भूख नहीं लगी, बस कमरे में जा रही हूँ। रूही अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है और कह के महरीन के गले से लग जाती है। सॉरी महरीन, सॉरी अंकल, मेरी वजह से आप लोगों को भी परेशानी हुई। रूही महरीन के बाबा की तरफ देखते हुए कहती है, हमें कोई परेशानी नहीं हुई रूही बेटा, तो महफूज सही सलामत, ये देख के अब सुकून की सांस आई है, तुम आराम करो जाके। महरीन के बाबा रूही के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, खुदा हाफिज। रूही महरीन की तरफ देखते कहती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते अपने गले से दुपट्टा उतार लेती है। कमरे में दाखिल होते उसे ऐसे ही बंद कर देती है, लॉक करना भूल जाती है और जाकर पहले 2 पल तो बेड पर लेट जाती है, फिर उठ के अलमारी में से अपने लिए सादा सा ऑरेंज कलर का कुर्ता निकाल कर वॉशरूम में शावर लेके फ्रेश होने चली जाती है। शायद नहाने से ही सर का दर्द कम हो जाए, उसका ये सोच कर वो शावर लेने चली जाती है। बासिल भी हवेली वापस आ गया था। रूही भी शावर लेके आ गई थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने गीले बालों में टॉवल फेर के उनमें से पानी निकाल रही थी। बासिल बदर की गाड़ी हवेली के दरवाजे पे पार्क किए सीधा लंबे लंबे टक भरता अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। हवेली में सब लोग फिरोज साहब की तरफ ही मौजूद थे। बासिल की गाड़ी को देखते सभी आ गए थे, लेकिन कोई उसके पीछे नहीं जाता है। बासिल लंबे लंबे टक भरता अपने कमरे में पहुंचता है। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खोलता है तो सामने खड़ी हुई रूही को देखकर वो एक गहरा सांस लेता है। आ गए आप अंकल? रूही एक हाथ हवा में उठाती, वो मज़ीद कुछ कहती इससे पहले ही बासिल दरवाजे को ज़ोर से बंद किए रूही की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। अंकल आपको? रूही दोबारा कुछ बोलने लगती है, पर बासिल ने उसे कुछ बोलने की मोहलत ही नहीं दी। बालों से निकलते पानी जो उसकी शर्ट को गीला कर चुका था। बासिल का एक हाथ रूही की कमर पर और दूसरा हाथ उसके बालों की वजह से भीगी हुई गर्दन पर रखकर रूही को मज़ीद कुछ बोलने की मोहलत देने से पहले ही वो उसके लफ्ज़ों को अपने मुंह में ही कैद कर चुका था। बासिल के अपने लबों पर देखकर रूही उसे खुद से दूर करने की लगातार कोशिशें कर रही थी, लेकिन बासिल उसकी कोशिशों को इग्नोर करता उस पर झुककर मज़ीद अपनी शिद्दत बढ़ाता जा रहा था। अंकल बासिल के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करती है और गहरी सांसें लेने लग जाती है। अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? रूही उसकी हरकत पर हैरान और गुस्से से पूछती है और ख़ुद को उससे मज़ीद दूर कर लेती है, पर बासिल उसे दूर जाने नहीं देता। वो दोबारा से रूही का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है। रूही सीधा बासिल अपनी उंगलियों के बल खड़ी होकर बासिल के गले से जा लगती है। अंकल? रूही उसे दूर करने की एक और कोशिश करती है। रूही खामोश हो जाओ, कुछ मत बोलो इस वक्त। बासिल रूही की गर्दन में अपना मुंह छुपाए हुए उसे खुद की बाहों में कैद किए खड़ा होता है। अंकल आप आए क्यों नहीं? रूही बासिल के कंधे पे सर रखे धीरे लहजे में बोलती है। तुम इंतज़ार कर रही थी मेरा? बासिल रूही को मज़ीद अपनी बाहों में कैद किए हुए कहता है। हाँ ना, आप मेरे शौहर हैं तो आपको आना चाहिए था ना, मैंने आपका इंतज़ार किया था पर आप आए ही नहीं थे। रूही अफसरदगी से कहती है तो बासिल एक लंबा गहरा सांस लेते रूही का चेहरा अपने हाथों में भर लेता है और उसके चेहरे की तरफ देखते कहता है, बासिल उसे अपनी गैर मौजूदगी की वजह बताना चाहता था पर वो नहीं कह पाता है। वो हम दोनों अब तक आपस में कांटेक्ट नहीं हुए ना, इसलिए मुझ तक तुम्हारी आवाज़ आई ही नहीं। बासिल उसके चेहरे पर से पानी को हटाते कहता है कि क्या मतलब, हमारी शादी तो हो गई है, कांटेक्ट तो आपस में हो गए हैं फिर? रूही हैरान कुन नज़रों से बासिल को देखते हुए कहती है, हाँ हमारी शादी तो हो गई है पर हम लोग हस्बैंड वाइफ वाले कनेक्ट नहीं हुए ना अभी तक, इसलिए मुझ तक तुम्हारी आवाज़ नहीं पहुंची।
बासिल रूही को ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाकर उसके बालों में खुद से तौलिया फेरते हुए कहता है, वो कैसे होंगे हम आपस में अंकल? रूही बासिल की तरफ मुड़कर सर उठा के उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, तुम्हें नहीं पता? बासिल शरारतन पूछता है, नहीं। रूही कंधे उचकाते हुए कहती है, तुमने तो कहा था कि पाकिस्तान में भी अंग्रेज़ों की फिल्में चलती हैं और इंडिया की भी, फिर तुम्हें कुछ कैसे नहीं पता? बासिल रूही की थोड़ी पकड़कर अपनी तरफ से हंसी जब्त करते हुए कहता है। रूही तो अब भी उसे नासमझी से देख रही थी, लेकिन बासिल के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर रूही बासिल के पेट पे हाथ रख के उसे खुद से दूर करती है। अंकल, शर्म नहीं आती? इतनी गंदी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? रूही गुस्से में कहती है और कह के उठकर बिना दुपट्टे के ही कमरे में से बाहर निकलने लगती है, पर बासिल उसका हाथ पकड़ के उसे दोबारा अपनी तरफ खींचकर दोबारा खुद के सीने से लगाए हुए उसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हसार बांधे रूही के कंधे पे अपना सर टिका लेता है। अंकल छोड़े मुझे, गंदी हरकतें मत करें। रूही खुद को उसकी बाजुओं में से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, किसने कहा था तुम्हें फिर मेरे सामने ऐसे खड़े होने को? नीयत तो खराब होगी ही ना बंदे की। बासिल रूही की गर्दन की तरफ झुकते हुए कहता है। रूही के दिल की धड़कनें पल में तेजी से बढ़ने लग जाती हैं और वह खुद वहीं बिल्कुल साकित से रह जाती है, लेकिन जल्द ही खुद को कंपोज किए बासिल की तरफ अपना मुंह मोड़ती है। हाँ तो मैं अभी नहा के आई हूँ तो ऐसे ही खड़ी होंगी ना, शर्म आपको आनी चाहिए। रूही बासिल की आंखों में देखते हुए कहती है, जहाँ इस वक्त शरारत करने के पूरे पूरे इरादे थे। मुझे क्यों शर्म आएगी भला? शौहर हूँ तुम्हारा, देखने का और बहुत कुछ करने का हक है मेरे पास तुम्हारे साथ। बासिल रूही के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए कहता है, शर्म करें आप, क्यों गंदी गंदी बातें कर रहे हैं आप, और ऐसे देखना भी बंद करें मुझे। रूही बासिल की आंखों पे हाथ रख के कहती है, शुक्र मनाओ इस वक्त मैं सिर्फ देख रहा हूँ तुम्हें, कुछ कर नहीं रहा, वरना इरादा तो मेरा कुछ और बन रहा है। मैं आपको आपके गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। रूही बासिल की आंखों पे हाथ रखे हुए कहती है, तो मुझे रोक भी नहीं पाओगी अगर मैं शुरू हो गया तो। बासिल अपनी आंखों से रूही का हाथ हटा के उसकी आंखों में देखते हुए कहता है और कहकर फिर से उसके चेहरे की तरफ झुकने लगता है। वो उसके चेहरे पे झुक ही रहा था कि रूही जल्दी से खुद को उसकी कैद से आज़ाद करवाती है और बिना दुपट्टे के ही कमरे से बाहर जाने लगती है। पर बासिल ड्रेसिंग टेबल पर बैठते हुए उसे पीछे से आवाज़ लगाता है, किधर? बासिल ड्रेसिंग टेबल पर बैठे रूही को बिना दुपट्टे के दरवाजे की तरफ बढ़ते देखते हुए बोला, बाहर जा रही हूँ। और कहाँ जाऊँगी मैं? रूही कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। दुपट्टा नहीं है तुम्हारे पास? अगर आज रात सुकून से सोना चाहती हो तो दुपट्टा ले लो, बासिल कहता है तो रूही के दरवाजे पर ही कदम रुक जाते हैं। वो अपने गले में हाथ मार के देखती हैं और फिर पलट कर जहाँ बासिल है, हाथ में उसका दुपट्टा था। मुझे ऐसे देखना बंद करें, मैं आपकी आंखें नोच लूँगी। रूही गुस्से में बासिल को देखते कहती है, मेरी आंखें नोचने के लिए तुम्हें मेरे करीब आना पड़ेगा, और अगर तुम मेरे करीब आई तो बाद के अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बासिल मुस्कुराते हुए कहता है, आ जाओ ले लो दुपट्टा मुझसे। बासिल दुपट्टा रूही की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अंकल मेरा दुपट्टा दें। रूही हिचकिचाते हुए छोटे छोटे कदम बासिल की तरफ उठाते हुए कहती है, ले लो आंखें। बासिल दुपट्टा हवा में उठा के रूही की तरफ बढ़ाते हुए कहता है। रूही इधर उधर देखते बासिल की तरफ कदम बढ़ाती है और उससे थोड़े से फासले पर जाके खड़ी होती है। बासिल उसकी बौखलाहट को महसूस करते हुए हंस रहा था, पर साथ साथ अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश भी कर रहा था। देखें, रूही हिचकिचाते हुए कहती है, देखे तो रहा हूँ मैं। बासिल कह ही रहा था कि रूही उसकी बात काट देती है, अंकल दुपट्टा दे देना। रूही हाथ आगे बढ़ा के कहती है, ये लो। बासिल दुपट्टा रूही की तरफ बढ़ाता है। रूही कभी बासिल को तो कभी अपने दुपट्टे को देखती है और उसके हाथ से खींच रही थी कि बासिल रूही और दुपट्टा दोनों को जोर से अपनी तरफ खींचता है। रूही सीधा बासिल के सीने से आ लगती है और रूही का सर बासिल की थोड़ी से रूही अपने सर पे हाथ रख के नज़र उठा के बासिल को देखती है, जो आंखें बंद किए हुए उसकी ड्रेसिंग टेबल पे बैठा हुआ था। अंकल लग गया ना खुद को भी और मुझे भी, रूही बासिल की थोड़ी पे उंगली रखते हुए कहती है। पर जैसे ही बासिल उसके चेहरे की तरफ देखता है, रूही हाथ भी और नज़रें भी दोनों झुका लेती है। रूह, बासिल की आवाज़ पर रूही झट से सर उठा के उसकी तरफ देखती है। तुम ठीक हो? बासिल की बात पर पहले चंद लम्हे तो खामोश रहती है, फिर ना में सर हिला देती है। क्या हुआ? बासिल रूही के बालों में हाथ फेरते हुए पुरसकून सा उसे अपनी बाहों में लिए हुए खड़ा था। दिल खराब हो रहा है। रूही बासिल के कुर्ते के बटनों पे उंगली चलाते हुए कहती है, अभी से? अभी तो मैंने सिर्फ किस की है, उल्टियों वाला प्रोसेस तो मैंने किया ही नहीं। बासिल अपनी हंसी दबाते हुए कहता है, पर रूही उसकी बात पर जोर से बासिल के सीने पे हाथ मार के उससे दूर हो जाती है।
अंकल क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? मुझसे शर्म नहीं आती आपको? रूही अपनी कमर पे हाथ रखते हुए कहती है, आती थी पर तुमसे शादी होने के बाद मैं भी तुम्हारी तरह बेशर्म हो गया हूँ। जैसी बीवी वैसा शौहर। बासिल पहले रूही की तरफ फिर अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, मतलब मैंने बिगाड़ा है आपको? रूही बड़ी बड़ी आंखें किए गुस्से से कहती है, हाँ तुमने ही बिगाड़ा है, कोई शक है तुम्हें? बासिल रूही की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, अच्छा तो मैंने कैसे बिगाड़ा है आपको? रूही एक आईब्रो उठाते हुए पूछती है, ऐसे ही जैसे तुम अभी भी मेरी नीयत बिगाड़ रही हो, मुझे बिगाड़ रही हो। मैं तो मासूम सा शौहर हूँ तुम्हारा, तुम्हारी चंद पलों की दूरी ने मुझे अब ऐसा बना दिया है। बिगाड़ा है या सुधारा है ये तो नहीं पता, पर जो भी मुझ में तब्दीली की है वो कमाल की है। बासिल एक पुरसकून वाली गहरा सांस लेते हुए कहता है। बासिल रूही के सामने खड़ा होकर उसके हाथों से उसका दुपट्टा लेके उसकी फोल्डिंग खोलते हुए दुपट्टा रूही के सर पे उड़ाता है। रूही के दिल की धड़कनें एक बार फिर से तेज़ी से बढ़ने लग जाती हैं, आंखों में नमी सी छाने लग जाती है। एक अलग सा एहसास रूही के दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ाने लग गया था। बासिल से नज़रें मिलाने से पहले ही वो अपनी नज़रें झुका लेती है। रूह। बासिल उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से उसे पुकारता है, एक वादा करोगी मुझसे? बासिल की बात पर रूही खुद को कंपोज करते हुए उसकी आंखों में देखती है। कैसा वादा? रूही बासिल की आंखों में देखते कहती है, मुझसे कभी दूर न जाने का वादा। क्या करोगी मुझसे वादा? वादा करो कभी मुझसे नाराज़ नहीं होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब मैं तुम्हारी जुदाई या नाराज़गी एक पल के लिए भी कभी भी बर्दाश्त कर पाऊंगा। क्या करोगी मुझसे वादा? बासिल ने आज तक किसी से कभी इजाज़त नहीं ली थी किसी भी बात की। होश संभालने के बाद से वो हर फैसला खुद करता था, चाहे वो अपने बारे में हो या फिर किसी और के। बासिल हमेशा से अपने फैसले खुद करने का आदी था। किसी से इजाज़त लेना उसे अपने फैसलों पर शक करने के बराबर लगता था, पर आज वो पहली बार किसी के सामने हाथ बढ़ाकर उससे उसके दूर ना जाने की, ना रूठने की इजाज़त ले रहा था। बासिल रूही के चेहरे से एक हाथ हटा के उसकी तरफ बढ़ता है। रूही बासिल के चेहरे से निगाह हटा के उसके हाथ की तरफ देखती है, जो उसका हाथ थामने के इंतज़ार में उसके सामने किए हुए था। वादा तो मैं कर दूं, पर अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए जो मैं बर्दाश्त न कर पाऊँ, फिर मैं कैसे वादे को निभाऊंगी? रूही बासिल के हाथ में अपना हाथ रखते हुए कहती है, मैं तुम्हें रूठने की वजह ही नहीं दूंगा तो तुम रूठोगी कैसे? बासिल मुस्कुराते हुए दोनों आईब्रो उठाते हुए कहता है, फिर ठीक है, मैं पक्का वाला वादा करती हूँ, जब तक आप मुझे कोई बड़ी वजह नहीं देंगे तब तक मैं आपसे नाराज़ नहीं होंगी। लेकिन अगर कभी आपने मुझे नाराज़ किया तो मैं दोबारा आपसे बात नहीं करूँगी। ये रूही का वादा है और रूही अपने वादे कभी नहीं तोड़ती। रूही मुस्कुराते हुए कहती है और दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे को वैसे ही मुस्कुराते हुए देखने लग जाते हैं। अच्छा अंकल, मैं थक गई हूँ, आज किडनैप हो गई थी ना तो मैं थक गई, अब मैं सो रही हूँ, कल मुलाकात करेंगे। रूही कहकर अपना हाथ बासिल के हाथों में से छुड़वाती है और बेड की तरफ बढ़ने लगती है। नहीं रुके, एक बात तो आपने मुझे बताई ही नहीं। रूही कहते हुए वापस बासिल की तरफ आ जाती है। बासिल अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए अपना लैपटॉप उठाए सोफे पे जा बैठता है। अंकल आपको पता है आज मैं किडनैप हो गई थी? रूही बासिल को सोफे पे बैठते हुए देखते कहती है, अच्छा सच में? बासिल हैरानगी से कहता है, जी हाँ सच में। पता है आपको, मैंने वहाँ आपका कितना इंतज़ार किया, आप आए ही नहीं मुझे बचाने के लिए। रूही बेड से हटकर बासिल की तरफ आती हुई कहती है, मुझे तुम्हें बचाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी ये जो एक अदद खूबसूरत सी ज़बान है ना तुम्हें बचाने के लिए। बासिल सोफे से पुश्त टिकाए लैपटॉप ऑन करते हुए कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन आपको ज़रा शर्म नहीं आई अपनी इकलौती खूबसूरत छोटी सी बीवी को बचाने के लिए नहीं आए आप? माना कि मेरी ज़बान बहुत लंबी है, लेकिन उन आदमियों के पास मेरी ज़बान से भी लंबी लंबी गनें मौजूद थीं और सब के सब मुझे घूर घूर के देख भी रहे थे। इतना घूर के देखा उन्होंने मुझे, मेरे मुंह पे पिंपल ही आ गया है। अगर आप आ जाते तो ये पिंपल तो ना आता ना मेरे चेहरे पे। रूही शीशे में दूर से खुद को देखते हुए कहती है, बस इसलिए तुम चाहती थी कि मैं आऊँ? अच्छा हुआ जो मैं नहीं आया, अल्लाह करे 2-4 और पिंपल आ जाएं तुम्हारे मुँह पे। बासिल गंदा सा मुँह बना के कहता है, अंकल मेरे पिंपल्स को कुछ मत कहें। रूही बासिल को गुस्से में देखते हुए कहती है और फिर जल्दी से ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाकर अपने मुंह पर पिंपल्स देखते हुए कहती है, देखो पिंपल्स, इनकी बातों को सीरियस मत लेना, ये बुढ़े हो गए, इनका दिमाग काम नहीं करता है। हाँ तुम कल वापस चले जाना और किसी और को मत लाना अपने साथ। हाँ अच्छे बच्चों की तरह वापस चले जाना तुम। रूही अपने पिंपल्स को देखते हुए कहती है, वैसे बताएं तो सही, कहाँ थे आप मुझे बचाने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए तो आप नहीं आए थे, फिर कहाँ थे आप? रूही दुपट्टा कंधों पर डाले बासिल के सामने खड़ी होकर पूछती है, इधर आओ मेरे पास, बताता हूँ।
बासिल उसे अपने पास इशारा करके बुलाता है तो रूही भी उसके पास सोफे पर कुछ फासले पर जा बैठती है। बताएं, किस माँ से मिलने गए थे जो अपनी बीवी का ही होश नहीं था आपको? रूही की बात पर पहले बासिल हंस पड़ता है, फिर उसे अपनी तरफ खींच कर रूही का सर अपने सीने से लगाते हुए उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, वो मैं ज़मान के घर गया हुआ था, जब तुम उसके पास थी तब मैं उसके घर में था। उसकी बहन से मिलने? रूही झट से सर उठा के हैरानगी से पूछती है। रूही के जहन में ज़मान की बातें गूंज रही थी जो उसने बासिल के बारे में की थी सड़क पे। नहीं मेरा बच्चा, उसके बाप से मिलने। बासिल दोबारा रूही का सर अपने सीने से लगाता है। ज़मान के बाप से उसके फैसले की बात करने गया था। मैं इतना अंदाज़ा तो हो गया है मुझे कि ज़मान को यहाँ जेल में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए उसका फैसला करना पड़ेगा। बासिल रूही के बालों में हाथ चलाते हुए गहरी सोच में गुम हो जाता है। कैसा फैसला? रूही सर उठा के पूछती है। वो कल पंचायत में सबके साथ फैसला करेंगे। बासिल रूही की तरफ देखते हुए कहता है और उसके प्यार से नाक खींच लेता है। चलो आ जाओ। बासिल सोफे से उठते कहता है। कहाँ? रूही तजस्सुस से पूछती है। सोना नहीं है तुमने, या फिर ऐसे ही मेरी बाहों में रहना है? बासिल खड़ा होकर रूही का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए उसकी तरफ आंखों में देखते कहता है, देखो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन सुबह सब हमें थकी हुई हालत में देख के शक करेंगे तो मसला हो जाएगा। बासिल मुस्कुराते हुए आंखों से देखता है। अल्लाह अल्लाह, शर्म करें आप, मैं कब आपको कह रही हूँ कि आप मुझे अपनी बाहों में रखें? रूही बासिल के हाथों से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है। खूबसूरत लड़की देख के नीयत खुद की खराब हो रही है और इल्ज़ाम मुझ पे लगा रहे हैं। रूही खड़ी होकर बासिल के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, नीयत तो खराब हो रही है पर मैं खुद पे कंट्रोल कर लूँगा क्योंकि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। बासिल रूही की कमर पे हाथ रखते कहता है, छोड़े मुझे और जाके सो जाएं, बुढ़ों के लिए आधी रात तक जागना अच्छी बात नहीं होती। रूही बासिल के हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहती है और बेड की तरफ बढ़ने लगती है। अगर तुमने मुझे एक बार और बुढ़ा कहा ना तो फिर क्या करूँगा मैं तुम्हारे साथ, वो तुम अच्छे से जानती हो। बासिल रूही की तरफ मुंह मोड़ के देखते हुए कहता है, धमकी दे रहे हैं आप मुझे? और क्या कर लेंगे आप, पता चले मुझे ज़रा। रूही अपनी कमर पे हाथ रख के एक आइब्रो उठाते हुए कहती है, ऐसी बात है? कहते हुए रूही की तरफ कदम बढ़ाता है। रूही उसके बढ़ते हुए कदमों को देख के अपनी कमर से अपने हाथ हटा के नीचे कर लेती है। तो फिर ठीक है, बासिल कहते हुए अपनी कमीज़ के बटन खोलते हुए रूही की तरफ छोटे छोटे कदम उठाता है। ये क्या कर रहे हैं आप? रूही कमीज़ के खुलते हुए बटनों की तरफ देखते हुए कहती है, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं बुढ़ा हूँ या फिर जवान। छोटे छोटे कदम उठाते बिल्कुल रूही के करीब आ जाता है और रूही उसे अपनी तरफ आता देखकर पीछे की तरफ कदम बढ़ाती है और जाकर दीवार से टकरा जाती है। अंकल? रूही उसकी कमीज़ के आखिरी बटनों को खुलते हुए देखते कहती है, बोलो। बासिल रूही के पास आकर एक हाथ दीवार पर और दूसरा हाथ रूही की कमर पर रख के उसे अपनी तरफ खींचता है। अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? देखें आधी रात पहले ही हो गई है, हमें सो जाना चाहिए ना आराम से। मैं तो किडनैप भी हो गई थी तो मुझे आराम करना चाहिए ना, वरना किडनैपिंग का नशा मेरे सर चढ़ जाएगा। रूही बासिल से नज़रें चुराते हुए कहती है, तुम्हें ट्रॉमा सर चढ़ जाए इस बात का डर है, और जो नशा तुमने मुझे अभी चढ़ाया है उसका क्या? बुढ़ा हूँ ना मैं, तो खुद को प्रूव करने का एक मौका तो मुझे मिलना चाहिए। बासिल रूही के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, जो उसे नज़रें चुराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। नज़रें क्यों चुरा रही हो? मुझसे शर्म तो नहीं आ रही तुम्हें? कभी छू कर भी नहीं गुजरी तो अब ये किस बात की शर्म आ रही है? बासिल उसके झुके हुए सर की तरफ देखते कहता है, आप इतना करीब आएंगे तो शर्म तो आएगी ना। रूही बासिल के पेट पर उंगली रख के उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। अंकल मुझे सोने दें, छोड़ दें। रूही धीमी सी आवाज़ में कहती है तो बासिल थोड़ी सी उसका चेहरा पकड़कर उसके माथे पर अपने लब रख देता है और उससे दूर हो जाता है। बासिल बिना कुछ कहे अलमारी की तरफ बढ़ता है और अपने लिए ट्राउज़र शर्ट लिए फ्रेश होने चला जाता है। बासिल के जाते ही रूही अपने दिल पे हाथ रख के बेड पे जा बैठती है। तुम्हें क्या हो जाता है, क्यों इतनी ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाते हो मेरे दिल? रूही गहरा सांस लेके अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को नॉर्मल करने की कोशिश करते कहती है, रूही सो जा, इससे पहले अंकल वापस आ जाएं, सो जा चुप करके। रूही दरवाजे की तरफ देखते जल्दी से अपने मुंह तक कंफर्टर ओढ़े सो जाती है। बासिल शावर लेके फ्रेश होके जब आता है, रूही गहरी नींद में सो चुकी थी। बासिल वॉशरूम से निकलते उसकी नज़र रूही के चेहरे पर जाती है और वहाँ मुस्कुराहट छा जाती है। बासिल रूही के पास आता है और उसके माथे पर एक बार फिर से बोसा दे के खुद भी जाके सोफे पे सो जाता है। सुबह हो चुकी थी। रूही फ्रेश होकर नीचे हॉल में हीरा बेगम के साथ किचन में काम करवा रही थी। बदर और हमदान साहब बाहर गार्डन में फ़िरोज़ साहब के साथ बैठे हुए बदर की उल्टी सीधी बातों पर कहकहा लगा के हंस रहे थे। सुल्ताना बेगम भी हीरा बेगम और रूही के साथ किचन में नाश्ता बनाने आ जाती हैं। शीज़ा भी अब तक सो रही थी और बासिल भी रूही थोड़ा सा काम करवा रही थी और दिमाग ज़्यादा खा रही थी। रूही बासिल को उठा के ले आओ, नाश्ता तैयार है। हीरा बेगम कहती हैं तो रूही झट से अपने हाथों में
जिंक कलर की खूबसूरत सी लॉन्ग फ्रॉक हाथों में पकड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर वापस अपने कमरे की तरफ जाती है। बासिल सोफे पर साइड करवट लिए हुए सोया हुआ था। पैर सोफे से बाहर लटक रहे थे। रूही आते ही उन्हें आवाज़ लगाने लगती है, पर बासिल को सोता हुआ देखकर वह छोटे छोटे दबे दबे कदम उठाते बासिल की तरफ बढ़ती है। रूही पहले तो बासिल को देखकर मुस्कुरा देती है और फिर ज़मीन पर बैठकर उसके माथे पर उसकी पुरानी चोट पर अपनी उंगली फेरते फिर से मुस्कुरा देती है, पर जल्द ही खुद को कंपोज किए वो बासिल से दूर होकर खड़ी हो जाती है। अंकल उठ जाएं, सब नाश्ते पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रूही दूर से बासिल को आवाज़ लगाती है। बासिल उसकी आवाज़ पर हिलता तक नहीं। अंकल उठ जाए ना, ताई अम्मी बुला रही हैं आपको। अब की बार बासिल थोड़ा सा हिलता है। उसे हिलते हुए देखकर रूही अलमारी की तरफ बढ़ती है और बासिल के लिए उसके कपड़े निकाल के बेड पे ला रखती है। अंकल, इंटर एडमिशन के लिए भी तो जाना है, आज उठ जाएं। रूही बासिल के लिए पानी का ग्लास लेके उसके सामने आ खड़ी होती है। एंट्रेंस लिखा हुआ है या फिर इंटर लिखा हुआ है। बासिल अब उठ के बैठ जाता है, पर आंखें अभी नहीं खुली थीं। रूही बासिल के आगे पानी का ग्लास बढ़ाती है। बासिल पानी का ग्लास पकड़कर उसमें से आधा पानी पी लेता है। तुम इतनी जल्दी उठ गई आज? बासिल अपने बालों में हाथ फेरते हुए रूही के सामने खड़े होकर पूछता है। जी, वो एडमिशन के लिए जाना है, आज पेपर ख़त्म हो गए हैं। अब नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लेना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए। रूही बासिल को आराम से सारी बात बताती है। तुम्हारी तबीयत ठीक है? पढ़ाई से भागने वाली आज पढ़ाई की बातें कर रही है। तबीयत तो ठीक है मेरी, वो मैंने सोचा सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो मैं भी कुछ कर लेती हूँ। बदर की भी पुलिस ट्रेनिंग कुछ टाइम में शुरू हो जाएगी। अम्मी और ताई अम्मी घर देखती हैं, बाबा भी पुलिस स्टेशन में होते हैं। आप और ताया अब्बू गांव और पंचायत का देखते हैं। रह गई मैं वेली, इसलिए मैंने सोच लिया है अब से मैं भी बहुत सारी पढ़ाई करूँगी और एक अच्छी डॉक्टर बनूँगी। अपने 4 साल तो ज़ाया नहीं कर सकती हूँ ना, भले तब मैं उनमें कुछ, लेकिन अब पढ़ाई करूँगी और अच्छी डॉक्टर बनूँगी और अपने गाँव में हॉस्पिटल चलाऊँगी। आप मुझे अस्पताल बना के देना, मैं उसे चलाऊँगी। रूही मुस्कुराते हुए हंसते हुए बासिल की आंखों में देखते कहती है, बहुत अच्छी बात है कि तुमने कुछ सीरियस होकर करने का सोचा है। बासिल रूही के सर पे हाथ रख के कहता है, अंकल आप आ जाना, मैं नीचे जा रही हूँ। रूही कह के फ़ौरन से कमरे से भाग जाती है। बासिल भी उसे जाता देख के हंसते हुए बेड से अपने लिए कपड़े वॉशरूम में घुस जाता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, बासिल के आने का इंतज़ार कर रहे थे। बासिल सफ़ेद रंग के कॉटन की शलवार कमीज़ को पहने ऊपर डार्क नेवी ब्लू कलर के कोट पहनते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। गोरी रंगत पर सफ़ेद रंग का कॉटन का जोड़ा, ऊपर से नेवी ब्लू कलर का कोट। नींद पूरी ना होने की वजह से आंखें सूजी पड़ी थीं। छोटी छोटी काली आंखें, सर पे सेट किए हुए बाल, बासिल की पर्सनालिटी हर पर 4 चांद लगा रहा था। सीढ़ियों के सामने डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठी हुई रूह की नज़र जैसे ही बासिल पर जाती है वो कुछ पलों के लिए वहीं ठहर जाती है। बासिल की नज़र भी जैसे ही रूह पर जाती है वो जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेती है। बासिल उसकी हरकत पे हल्का सा मुस्कुरा देता है और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ता है और सबको सलाम करते हुए रूही के पास कुर्सी पर बैठ जाता है। सब लोग नाश्ता करने लग जाते हैं और नाश्ता करके अपने अपने काम पे चले जाते हैं। बासिल और रूही शहर उसके एडमिशन के लिए चले जाते हैं। बासिल की जगह पे हमदान साहब पंचायत जा चुके होते हैं। शहबाज साहब और उनके गांव के पंचायत के लोगों से मिलने के लिए रूही और बासिल हवेली से शहर के लिए निकल चुके थे। कुछ ही देर बाद वो लोग भी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के गेट पे पहुंच चुके थे। रूही के चेहरे पर यूनिवर्सिटी देख के चमक आ गई थी। उसे पढ़ाई का शौक तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो यूनी को देख के आज बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। बासिल उसके चेहरे की चमक दमक देख के वो भी खुश था। दोनों यूनी में एंटर हो रहे थे। रूही के पास उसके पेपर्स की फाइल मौजूद थी, जैसा उसने पहले पढ़ा था। इस बेस पे तो एडमिशन मिलना नामुमकिन हो रहा था, लेकिन एंट्री एग्ज़ाम्स में अगर उसके अच्छे नंबर आ जाते तो उसे एडमिशन मिलना मुमकिन था। उसके ग्रेड्स देखने के बाद तो प्रिंसिपल ने उसे बहुत मेहनत करने के लिए कहा था। अगर उसे एडमिशन चाहिए तो रूही और बासिल रूही के पेपर्स जमा करवा के वापस गांव जाने के लिए निकल पड़े थे। बासिल को पंचायत में भी जाना था, इसलिए वो लोग ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। रूही के एंट्री एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। वो उसके पेपर्स होने के बाद ही उसे एडमिशन मिलता है या नहीं ये देखा जाएगा। रूही के चेहरे पर जहाँ पहले खुशी थी अब वहाँ टेंशन छा गई थी। क्या हो गया है, मुँह क्यों बनाया हुआ है? बासिल रूही के खामोश और गुमसुम चेहरे को देखते कहता है, अंकल मैं इतनी बड़ी डफ़र कैसे हो सकती हूँ? रूही बासिल की तरफ देखते हुए कहती है तो बासिल के चेहरे पे मुस्कुराहट छा जाती है। वजह तो मुझे भी नहीं पता, पर तुम हो डफ़र। बासिल मुस्कुराते कहता है, नहीं, अगर मुझे डॉक्टर बनने का कीड़ा काटना था तो क्या मुझे पहले नहीं काट सकता था? आज अचानक से डॉक्टर बनने वाली और अच्छे से पढ़ाई करके कुछ करने की फीलिंग मुझे कैसे आ गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तो कभी भी पढ़ाई का शौक़ नहीं था और फिर अचानक से क्यों? रूही अपने आप से बार बार सवाल कर रही होती है।
रात को तुमने कोई सपना देख लिया होगा रूही, वरना तुम और पढ़ाई, डॉक्टर बनके तुमने लोगों को ठीक नहीं करना है। तुम अपनी बातें सुना सुना के ही उनका दिमाग खा लेना है और दिमाग का मरीज़ कर देना है। वैसे कह तो ठीक रहे हैं आप, लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे पता है मैं बहुत बोलती हूँ और बोल बोल के लोगों को तंग कर देती हूँ। अब मैं भी वो सीरियस मैच्योर वाली लड़की बनना चाहती हूँ, आपकी तरह, जो एक बात बोल दें वो बात ख़त्म हो जाए। रूही बासिल की तरफ मुस्कुराती हुई नज़रों से देखते कहती है। उसकी बात पर बासिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा जाती है। फ़ख्रिया और गायब ना होने वाली मुस्कुराहट जो हमेशा रूही की फजूल बातें सुन के बासिल के चेहरे पर छा जाती है। पहली बीवी देखी है जो अपने शौहर जैसी बनना चाहती है। बासिल अपने होठों को दांतों तले दबाकर अपनी हंसी को जब्त करने की कोशिश करता है। क्या कर सकते हैं, जब शौहर इतना काबिल और समझदार मिल जाए तो खुद को उसके काबिल भी तो बनाना चाहिए ना, वरना तंग होकर छोड़ के चला गया तो। रूही बड़ी बड़ी आंखें किए हुए बासिल को देखती हुई बोली, तुम जैसी हो ठीक को बदलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें रूह, मैंने तुम्हें पागल ही कबूल किया है। बासिल अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते कहता है। वो गाड़ी भी चला रहा था और फ़ोन पर भी देखने लग जाता है, जिस पर बार बार बदर की कॉल्स आ रही थी। अंकल सामने देख के चलाए ना, रूही उसके बाजुओं पर हाथ मारते हुए कहती है, और कह के खुद एक बार फिर से खिड़की से बाहर देखने लग जाती है और फिर एक बार फिर से गहरी सोच में डूब जाती है। अंकल, रूही दोबारा बासिल की तरफ मुंह किए हुए उसके चेहरे की तरफ देखते बोलती है। हाँ, बासिल मुख्तसर सा जवाब देता है। मैंने सोच लिया है, आज से आपको अंकल नहीं कहूँगी और आपसे पैसे भी नहीं लूँगी, लड़ाई भी नहीं करूँगी और आपको बेड पर भी सोने दूँगी। रूही की बात पर बासिल हैरान से उसकी तरफ देखने लग जाता है। क्यों? और हैरान कुछ नज़रों से देखते कहता है, वो कह रही थी अगर शौहर को इज्जत नहीं दूंगी, उनके पैसे खर्च करवाऊंगी, शौहर को तंग करूंगी तो वह मेरे लिए सौतन ले आएगा। रूही अपने हाथों को आपस में मसलते हुए बासिल के चेहरे की तरफ देखते कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सौतन ले आऊँगा? बासिल हैरान से पूछता है। हाँ ना, अगर मैं आपको तंग करूँगी तो आप सौतन ले आएंगे और फिर मुझे छोड़ देंगे। उसके कहने पर रूही के दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लग जाती हैं, कहते हुए ही, किसने की है ये बकवास तुमसे? बासिल गुस्से में पूछता है। आप इसे छोड़े, मुझे ये बताएं, अगर मैं तंग करूंगी तो क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे और फिर मुझे छोड़ देंगे? रूही की आंखों में नमी छाने लग गई थी। देखिए अंकल, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। मैं आपको तंग करूंगी, लेकिन थोड़ा सा करूंगी अब, क्योंकि मैं तो वैसे भी कुछ भी नहीं करती हूँ, अमीर हूँ मैं, लेकिन फिर भी अपने पैसे तो नहीं हैं। अब्बू से मांगते हुए मैं अच्छी तो नहीं लगूंगी ना? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूँगी। जेब भी खाली है मेरी, है तो वो बचपन से ही खाली, लेकिन अब मैं कंगाल होकर शादी के बाद गुंडा करती करती लोगों से पैसे निकलवाती हुई और क्रिकेट खेलते हुए अच्छी तो नहीं लगूंगी ना? नहीं मेरा बच्चा, ऐसा कभी नहीं होगा। ना ही मैं तुम्हारे लिए सौतन लाऊंगा और ना ही कभी तुम्हें छोड़ूंगा। कहते हुए बासिल के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर रूही के चेहरे पर भी मुस्कुराहट सच गई थी। रूही एक गहरा सांस, पुरसकून सांस लेकर अपनी सीट पर दोबारा से ठीक होकर बैठ जाती है। आगे कोई और सवाल नहीं करती, जैसे दिल को सुकून मिल गया था। बासिल की बात पर चेहरे से हंसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस फिर दोबारा गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए वो एक बार फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है। रूही और बासिल दोनों वापस गांव जा रहे थे। रूही जितनी खुश होके गई थी उतनी ही मायूस होकर वो यूनी से वापस लौट के आई थी। पढ़ लेना चाहिए था थोड़ा सा, अगर मार्क्स का सुनकर इतना ही बुरा लग रहा है तुम्हें। बासिल रूही के चेहरे पर मायूसी और गुस्से के तासुरात देखते हुए कहता है, हाँ तो पढ़ा तो था मैंने, एक नन्ही सी जान और कितना बढ़ेगी, बंदे को खेलना भी होता है, सारा वक्त वो पढ़ाई करता रहेगा फिर खेलेगा कब? रूही बासिल की तरफ मतवज्जा होकर कहती है, बस सिर्फ खेल कूद ही है जैसे जिसे करते हुए तुम्हें मौत नहीं बढ़ती है, वरना बाकी कोई भी काम कह दो तुम्हारे पास फ़ौरन से बहाने तैयार हो जाते हैं, निकम्मी। बासिल गाड़ी चलाते हुए एक नज़र रूही को देखते कहता है, देखिए आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। रूही गुस्से में उंगली उठा के कहती है, फील हो रही है तुम्हें? बासिल गाड़ी रोक के रूही की तरफ मतवज्जा होकर गुस्से में कहता है, हाँ हो रही है, इसीलिए तो गुस्सा कर रही हूँ। रूही भी अपनी सीट बेल्ट खोल के बासिल की तरफ मुँह किए हुए उससे लड़ने की पूरी तैयारी में थी। अगर इतनी ही इज्जत की पड़ी थी तो कर लेनी थी ना पढ़ाई, कल रात तक ठीक थी तुम, सुबह उठते ही तुम्हें डॉक्टर बनने का शौक चढ़ गया है। बासिल थोड़ा तल्ख लहजे में कहता है, ऐसे तो मत बोलें, अगर अब कुछ करने का सोच ही रही हूँ तो करने दे मुझे, कौन सा आप लोगों से मुझ पे पैसे लगाने को कह रही हूँ? रूही मायूसी से कहती है और कह के अपना मुंह मोड़ लेती है। पहले जितना खुश और पुरसकून वो बासिल की बात से हो गई थी अब उतनी ही मायूस भी हो गई थी। रूह, बासिल उसे आवाज़ लगाता है पर वो मुंह मोड़ के बैठी हुई होती है। बार बार बदर के फ़ोन आने की वजह से वो भी गाड़ी की स्पीड बढ़ाए जल्दी से वापस हवेली में पहुंच जाता है।
हवेली पहुंचते ही रूही गाड़ी से निकल के अंदर भाग जाती है। बासिल खिड़की से उसे जाते देखता है पर वो उसके पीछे नहीं जाता। बदर के फ़ोन आना बंद हो गए थे। वो अब गाड़ी में बैठे हुए खुद उसे फ़ोन लगा रहा होता है पर अब बदर उसका फ़ोन नहीं उठाता। बासिल एक नज़र परेशानी से हवेली के अंदर देखता है। अंदर इस वक्त जाने की ख्वाहिश हो रही थी पर बदर के अचानक से फ़ोन बंद कर देने की और उसका फ़ोन ना उठाने की टेंशन भी हो रही थी। बासिल ज़ोर से स्टीयरिंग पे हाथ मार के अपनी गाड़ी हवेली से बाहर निकाल लेता है। रूही गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर की तरफ बढ़ रही थी। ज़मीन की तरफ देखते हुए वो सीधा अपने कमरे की जानिब जा रही थी। बासिल अंदर नहीं जाता है और अपनी गाड़ी वापस हवेली के बाहर निकाल लेता है पंचायत की तरफ। रूह जैसे ही अंदर जाती है उसकी तरफ आती टक्कर शीज़ा से हो जाती है जिसकी वजह से उसकी फ़ाइल ज़मीन पर गिर जाती है। आह सॉरी रूही, मैंने देखा नहीं था तुम्हें, शीज़ा उसकी फ़ाइल उठाकर देते हुए कहती है पर शीज़ा की नज़रें मुसलसल दरवाजे से बाहर होती हैं। नहीं आए हैं वो, रूही चिढ़ के कहती है। तुम्हें कैसे पता कि मैं किसे ढूंढ रही हूँ? शीज़ा मुस्कुराते हुए कहती है। बात सुने आप मेरी। रूही शीज़ा की तरफ कदम बढ़ाते हुए, जितना हो सकता है ना उतना आप बासिल से दूर रहें। मुझे नहीं पसंद मेरी चीज़ों पर, मेरे किसी अपने पर, मेरे अलावा किसी और की नज़र, और एक औरत की नज़र अपने शौहर पर तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए बेहतर होगा जितना हो सकता है आप उनसे दूर रहें। अगली बार मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगी। रूही शीज़ा की आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहती है और शीज़ा के हाथ से अपनी फ़ाइल खींच लेती है। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है रूही, बासिल और मैं आपस में सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। शीज़ा उसे जाते हुए देख के कहती है। नज़र आता है मुझे, अंधी नहीं हूँ मैं, कौन किस नज़र से देखता है सब नज़र आता है मुझे। रूही अपनी फ़ाइल सोफ़े पे फेंकते हुए कहती है। रूही तुम गलत समझ रही हो, बासिल सच में मेरा दोस्त है और मैं यहाँ पर सिर्फ उसकी मदद लेने के लिए आई हूँ। जब से यहाँ आई हूँ कुछ ना कुछ होता जा रहा है। बासिल से बात करने का मुझे मौका ही नहीं मिल रहा। शीज़ा रूही का हाथ पकड़ के उसे पुरसकून करने की कोशिश करते बोली। किस चीज़ की मदद चाहिए आपको? रूही अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है। बासिल ने आज से पहले मेरा हर बार साथ दिया है मुझे मेरे माँ बाप के गलत फैसलों से बचाने के लिए, और यहाँ भी मैं इसीलिए आई थी क्योंकि वो लोग एक बार फिर से अपने बिजनेस की नज़र मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से करना चाहते हैं और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। रूही पहले तो कुछ पल खामोश रहती है, शीज़ा को देख के हंस पड़ती है। क्या मैं शक्ल से बेवकूफ़ नज़र आती हूँ? रूही शीज़ा की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है। शीज़ा रूही की हंसी पे हैरानगी से उसकी तरफ देखती है। माँ बाप नहीं है तुम्हारे, जानती हूँ मैं ये बात, बदर ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया हुआ है और झूठ बोल रही हैं आप अपने मरे हुए माँ बाप को लेके। रूही तजस्सुस से उसकी डिटाई को देखते हुए कहती है। आह, तो तुम्हें पता है, कमाल, जितनी बेवकूफ़ लगती हो उतनी हो नहीं वैसे, मतलब तुम। शीज़ा अपने हाथ कमर पे बांधते हुए कहती है। शीज़ा बात सुने आप, अंदाज़ा है मुझे पर मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। बासिल की शादी हो गई है और उनकी बीवी मैं हूँ, बात ख़त्म। तीसरा कोई चैप्टर एडमिट करें इसमें। रूही पुरसकून से होकर एक गहरा सांस लेते हुए कहती है। तीसरा चैप्टर तुम बनी हो, मैं नहीं। वो यहाँ 1 महीने के लिए आया था, मैंने सोचा था जब वो वापस आ जाएगा तो मैं उसको अपने दिल की बात बता दूंगी, पर उसकी यहाँ पर अचानक से शादी ने मेरी ख्वाहिशात, मेरे सपने, मेरी मोहब्बत सब पे तुमने पानी फेर दिया। बासिल से 10 साल मैंने मोहब्बत की है और जब उसे पाने की ख्वाहिश अब जाके मैं पूरी करने वाली थी कि तुम्हारी अचानक से मौजूदगी ने सब छीन लिया है। शीज़ा गुस्से में रूही को देखते हुए कहती है। शीज़ा देखें, मैं ना लड़ना चाहती हूँ और ना ही ज़िद करना, आप प्लीज़ समझ जाए ना, अब शादी हो गई है उनकी, ठीक है? मैं समझ सकती हूँ आप उनसे प्यार करती हैं, पर इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है ना कि उनके शादीशुदा होने के बावजूद आप उन्हें पाने की ख्वाहिश करें। खुद को तकलीफ़ मत दें। मैं इस तरह की फीलिंग से तो कभी नहीं गुजरी, पर फिर भी आपसे कह रही हूँ, वक्त है, संभल जाएं। रूही अब की बार शीज़ा का हाथ पकड़ के कहती है। हरगिज़ नहीं, एक आखिरी कोशिश तो मैं करूँगी ना उसके लिए। मैंने यहाँ पर हर किसी से अच्छे ताल्लुकात बनाए, मुझे यकीन था कि अगर मैं उसे अपने दिल की बात बताऊँगी तो वो इनकार नहीं करेगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अपनी मोहब्बत को ऐसे ही छोड़ दूँ? शीज़ा रूही के हाथों में से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है। खुद को तकलीफ़ देंगी आप? रूही गहरा सांस लेते हुए कहती है। अपनी आखिरी कोशिश करूँगी मैं। शीज़ा भी एक गहरा सांस लेते कहती है। ठीक है, फिर जैसा आपको मंजूर है, मैं कुछ नहीं करूँगी, देखते हैं फिर भी किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है। रूही कह के अपनी फ़ाइल उठाए अपने कमरे में चली जाती है। बासिल पंचायत पहुंच चुका था। अपनी गाड़ी से निकलकर वो पंचायत में दाखिल हो ही रहा था कि किसी लड़के के रोने की आवाज़ पर बासिल के कदम रुक जाते हैं। पर यार बाहर शोर हो रहा है, लेकिन इग्नोर करना क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे अब ऐसे ही बढ़ना पड़ेगा, ओके? पर फिर वो दोबारा लंबे लंबे डग भरता हुआ पंचायत में दाखिल होता है तो चारों तरफ लोग ही लोग थे, कुछ पुलिस वाले तो कुछ गांव के लोग। बासिल लोगों को क्रॉस करते हुए थोड़ा और आगे बढ़ता है तो सामने देख के एकदम बेजान सा हो जाता है। हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन सीधा ज़मीन पे जा गिरता है। हमदान साहब खून में तर ज़मीन पे गिरे पड़े थे। बदर उनके सराने उनका सर अपनी गोद में रखे ज़ोर ज़ोर से रो रहा था।
फ़िरोज़ साहब भी हमदान साहब के सराहने ज़मीन पर बैठे हुए उनका हाथ पकड़ के रो रहे थे। बासिल अपने बाप से नज़र उठा के देखता है तो शहबाज साहब के हाथ में गन होती है, जिससे एक की बजाय 2 गोलियां हमदान साहब के सीने में मारता है। मलिक ज़मान और शहबाज साहब हमदान साहब की मौत पे हंस रहे थे। बाबा, बाबा उठ जाएं बाबा, बदर ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहता है। बदर रोते हुए सरसरी से नज़र उठा के मलिक ज़मान को देखता है तो उसकी नज़र अपने भाई पे पड़ती है। वो जल्दी से दौड़ता हुआ जाता है और अपने भाई के सीने से जा लगता है। भाई, इन्होंने मार दिया बाबा को, बदर रोते हुए कहता है। बासिल को देख के शहबाज साहब अपने हाथ में पकड़ी गन अपनी कमर के पीछे छुपा लेते हैं। बासिल बदर को छोड़ के अपने बाबा की लाश की तरफ बढ़ता है और ज़मीन पर घुटनों के बल जाके बैठ जाता है। बासिल के हाथ पैर ठंडे हो चुके थे, उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। बासिल अपने बाबा के चेहरे पर हाथ लगाकर उनके मुंह से निकलते खून को साफ करता है। अपने हाथों पर खून देखकर वो एक गहरा सांस लेते हुए मलिक शहबाज और मलिक ज़मान को देखता है। तुम्हारी, बासिल कहता है और उठकर ज़ोर से लात मलिक ज़मान के सीने पर दे मारता है। मलिक शहबाज पर तो वो हाथ उठा नहीं सकता था, लेकिन एक लात मारकर मलिक ज़मान को ज़मीन बोस कर चुका था। बासिल दोबारा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में उसकी माँ और सुल्ताना बेगम पंचायत में आ जाती हैं, जिन्हें देखकर वो रुक जाता है। हीरा बेगम का रो रो के बुरा हाल पहले ही हो चुका था। बाकी हमदान साहब की लाश देखकर वो निढाल हो चुकी थी और उसी पल वो अपना होश खो चुकी थी और सुल्ताना बेगम की बाहों में बेहोश हो गई थी। बासिल उनकी हालत देख के जल्दी से अपनी माँ के पास आता है, उन्हें संभालने लगता है। पूरा गांव इस वक्त उनका ये तमाशा देख रहा था। पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश तक नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिससे वो पैसे खाते हैं वो उन्हें ही गिरफ्तार करके अपने पेट पर लात नहीं मारना चाहते। मलिक ज़मान और शहबाज साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हमदान साहब की मौत पर वो बाप बेटे और उनके साथ साथ उनके गांव के लोग भी बस ऐसे ही खड़े हुए उनका तमाशा देख रहे थे। रूही को और शीज़ा को इस वाक़े के बारे में कुछ खबर नहीं थी। रूही घर में गुस्से में शीज़ा की बातों पर पागल हुई जा रही थी। गुस्से में वो सर मुँह लपेटे ही बेड पे सो जाती है। जब उठती है तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वो अपना मुंह हाथ धो के अपने कंधों पे दुपट्टा सेट करते सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि घर के बाहर से आते हुए रोने की आवाज़ों पर वो दौड़ते हुए बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। बासिल और बदर के कंधों पर मैयत देखकर वो डरते हुए बाहर देखने लग जाती है। सुल्ताना बेगम और हीरा बेगम गाड़ी में वापस हवेली पहुँचती हैं। हीरा बेगम जैसे ही गाड़ी से निकलती हैं वो गिरने वाली हो जाती हैं। रूही जल्दी से जाके हीरा बेगम को सहारा देती है, उनका हाथ पकड़ के उन्हें हवेली में अंदर की तरफ ले आती है। शीज़ा भी रोने की आवाज़ पर अपने कमरे से बाहर निकलती है और सामने मैयत देख के उसके कदम भी वहीं थम जाते हैं। रूही और सुल्ताना बेगम हीरा बेगम को ले जाकर हमदान साहब की मैयत के पास बिठा देते हैं। उन्हें जैसे ही बिठाती हैं, रूही की नज़र बासिल पे पड़ती है, जो बज़ाहिर तो अपने आप को संभाले हुए था, पर अंदरूनी तौर पर अपने बाप की मैयत को कंधा देना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। बासिल की नज़र भी रूही से टकराती है तो वो भी एक लंबा गहरा सांस लेते हुए सर झुका के हवेली से बाहर मर्दों के इंतज़ाम के लिए चला जाता है। बदर अकेला आदमियों से दूर निढाल कपड़ों पर अपने बाप का खून लगा हुआ हवेली के पीछे गार्डन एरिया में एक तरफ से टेक लगाए हुए बैठा हुआ था। महरीन को जैसे ही पता चलता है वो जल्दबाजी में आती है। हवेली में रूही से मिलकर ही वो बदर का पूछते हुए हवेली के पीछे पहुंच जाती है। महरीन की नज़र जैसे ही बदर पे पड़ती है वो जल्दी उसके पास जाती है और ज़मीन पर उसके साथ बैठ जाती है। बदर महरीन को देख के उसके कंधे से सर ठिकाते हुए रो पड़ता है। हर तरफ मातम का समा छाया हुआ था। अंदर हवेली में जहाँ हमेशा हंसते हुए लोगों की खुशियों की आवाज़ें आती थी, आज वहाँ हर जगह से रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हीरा बेगम के साथ साथ सबका रो रो के बुरा हाल हो गया था। जनाजे का वक्त करीब आ चुका था। बदर और बासिल और फ़िरोज़ साहब के साथ एक और आदमी के साथ जनाजे को ले जाने के लिए हवेली में दाखिल होते हैं। उन्हें आता देखकर हीरा बेगम के साथ साथ सब लोग मज़ीद रोने लग जाते हैं। पलों में ज़िंदगियाँ कैसे बदल जाती हैं, ये आज उस हवेली का समा देखते हुए अच्छे से पता चल गया था। सुबह तक जहाँ सभी इकट्ठे हंसते मुस्कुराते एक साथ खाना खा रहे थे, कहकहा लगाते हंसते बातें कर रहे थे, अब वहाँ पर उसी जगह पर रोने का मातम छाया हुआ था। रोने की आवाज़ें बुलंद आवाज़ में सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे मैयत को ले जाने के लिए मर्दों के कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही घर की औरतों की रोने की आवाज़ें मज़ीद तेज़ी से बढ़ने लगती थी। बदर और बासिल फ़िरोज़ साहब बड़ी हिम्मत करके हमदान साहब की मैयत को कंधा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रूही किचन से हीरा बेगम के लिए पानी लेने के लिए गई हुई थी। जब वापस लौटती है तो हमदान साहब को ले जाते हुए देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। बासिल वाले हमदान साहब का जनाजा लिए हवेली से बाहर जा चुके थे। रूही पानी का ग्लास लिए हीरा बेगम की तरफ बढ़ती है, पर कल से उसकी खुद की तबीयत ख़राब थी, आगे कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके हीरा बेगम और अपनी माँ के पास जाती है। महरीन और शीज़ा पहले से ही उनके पास होती हैं। रूही भी उनके पास जाके उन्हें संभालने की कोशिश करती है। आधी रात गुजर चुकी थी। हमदान साहब को कब का दफना दिया गया था। बदर और फ़िरोज़ साहब वापस आ गए थे, पर बासिल अब तक वापस नहीं लौटा था।
हीरा बेगम और सुल्ताना बेगम को बड़ी मुश्किल से सुकून की गोलियां देकर सुलाया गया था ताकि वो थोड़ा खुद को संभाल सके। महरीन वापस घर चली गई थी। वो रुकना चाहती थी बदर के पास, पर मजबूरन वो नहीं रुक सकती थी। बदर का भी तो रो रो के बुरा हाल हो चुका था। ना नींद आ रही थी और ना सुकून। बेचैन सा अपने कमरे में ज़मीन पर बेड के पास लेटा हुआ था। पूरी हवेली में खामोशी छाई हुई थी। शीशा भी अपने कमरे में रोते हुए सो गई थी। सब आराम कर रहे थे। रूही अपने कमरे में टहलते हुए बासिल के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसे फ़ोन करती है पर वो फ़ोन नहीं उठाता। वक्त गुजरता जा रहा था लेकिन बासिल का कुछ पता नहीं था। रूही की तबीयत भी ख़राब हो रही थी लेकिन वह खुद को संभाले हुए बासिल के वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। रूही अपना दुपट्टा उतारकर बेड पे फेंकते हुए खुद खिड़की के पास जा खड़ी होती है। कहाँ हैं आप? रूही खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, सोई नहीं तुम अभी तक? बासिल दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए रूही को देखते कहता है। रूही बासिल की आवाज़ पर फ़ौरन से पलटती है और जल्दी से अपना दुपट्टा बेड से उठाकर बासिल की तरफ देखते हुए कहती है, आप आ ही नहीं रहे थे तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। रूही बासिल की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहती है। उसके चेहरे पर संजीदगी देखकर रूही अपने कदम उस तक नहीं बढ़ा पाती। बासिल अपने हाथ में कोट पकड़े हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने वाली कुर्सी पर फेंकता है और अपने हाथ से घड़ी उतारते रूही को शीशे में एक नज़र देखता है। आप ठीक हैं? रूही हिचकिचाते हुए कहती है। बासिल शीशे से रूही के चेहरे पर परेशानी देखते अपने हाथ से घड़ी उतार के ड्रेसिंग टेबल पर रखता है और अपने बाजुओं को फोल्ड करते रूही की तरफ कदम बढ़ाता है। रूही की नज़रें बासिल की आंखों पर थीं जिनमें दर्द साफ दिखाई दे रहा था, पर वह मजबूरन रो भी नहीं पाया था। बासिल रूही के पास आता है, उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और रूही के गले से लग जाता है। रूही पहले तो हैरान होती है पर फिर बासिल की कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हसार बांधते हुए उसकी कमर को सहलाने लग जाती है। बासिल रूही की गर्दन में अपना मुंह छुपाए कुछ पलों के लिए एकदम खामोश सा हो जाता है। बासिल, रूही धीमे लहजे में उसका नाम पुकारती है। जवाबन बासिल एकदम खामोश रहता है, कुछ भी नहीं कहता। आप रोना चाहते हैं तो रो ले, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बोलूँगी, सच्ची में। रूही की बात पर वो मज़ीद उसे अपनी बाहों में कैद कर लेता है। मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी वजह से मेरे बाबा की जान चली गई है। बासिल नम लहजे में गहरा सांस लेते कहता है। रूही उसकी गहरी सांसें अपने गर्दन पे महसूस कर रही थी। वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी, कुछ कहना चाह रही थी, पर इस सिचुएशन में वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी। बासिल चंद पलों बाद खुद ही रूही से दूर हो जाता है। सो जाओ बच्चे, काफ़ी रात हो गई है, बासिल रूही का चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए प्यार से कहता है और कहकर वॉशरूम में घुस जाता है। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you.